रीबर्थ ऑफ प्रोटेक्टर ऑफ नागमुनि एपिसोड 2। हेल्प हेल्प, कोई है? प्लीज हेल्प। कोई तो सुनो, बचाओ, हेल्प। शिवन्या कार में बैठी चिल्लाए जा रही थी, पर वहां सुनने वाला कोई नहीं था। वो खूबसूरत सा रईस लड़का उसे काफी मजे से देख रहा था, जैसे कोई मजेदार तमाशा देख रहा हो। कुछ देर बाद वो दोनों एक पुराने से घर के बाहर आकर रुके। वो घर काफी बड़ा पर पुराना था। वहां कई हफ्तों से किसी ने सफाई नहीं की थी, इसलिए काफी डरावना लग रहा था। वो लड़का स्वैग से उतरा और शिवन्या को बाहर निकाला और उसे अंदर ले जाने लगा। शिवन्या ने उसका हाथ छुड़ाकर भागने की कोशिश की, पर वो पकड़ी गई। वो लड़का यूं तो दुबला पतला सा था, फिर भी काफी ताकतवर था। दोनों अंदर आए। वो लड़का उसे सीधे बेडरूम में ले आया और एक लकड़ी के खंभे के साथ रस्सी से शिवन्या के हाथ ऊपर की तरफ बांध दिए। शिवन्या को उसकी ऐसी हरकतें देखकर अब समझ आ गया था कि उस लड़के को जरूर कोई दिमागी परेशानी थी। ये तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ? छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे। तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो मेरे साथ। कोई है? प्लीज बचाओ मुझे। हे शिवजी, मेरी मदद करो। शिवन्या का हाल अब और भी बुरा हो रहा था। वो लड़का उसके ठीक सामने एक लकड़ी की पुरानी कुर्सी पे बैठा। वो अजीब तरह से शिवन्या को ऊपर से नीचे बार बार देख रहा था। हे साइको, छोड़ो मुझे, इस बार शिवन्या ने तेज चिल्लाकर कहा। पर अब भी उस लड़के पर इसका कोई असर नहीं हुआ। हे लड़की, शांत हो जाओ। देखो मैं कुछ नहीं कर रहा, तो ऐसे अब चिल्लाना बंद करो। मैं अभी तुम्हें दो ऑप्शन देता हूं। एक, तुम अभी इसी वक्त मेरी हो जाओ। दूसरा, मेरी मार खाओ। उसके ये सीधे सादे शब्द शिवन्या को एक खतरनाक चेतावनी की तरह लग रहे थे। उल्लू के पट्टे, छोड़ मुझे। फिलहाल मैं तुम्हें एक ही ऑप्शन देती हूँ, जाने दो मुझे, नहीं तो मार मार के तेरा चूरमा बना दूंगी। तुम्हारी दोनों टांगे तोड़ दूंगी, समझे, गधे कहीं के। ये सुनकर वो लड़का गुस्से से खड़ा हो गया। वो फौरन रूम से बाहर निकल गया और फिर एक बड़ा सा बॉक्स लेकर आया। जैसे ही वो बॉक्स खोला गया, शिवन्या डर के मारे रोने ही लगी। उस बॉक्स में टॉर्चर करने के कई सारे औजार थे। अब शिवन्या को वो खूबसूरत सा अमीर लड़का किसी पागलखाने का मरीज लगने लगा था। ओए, क्या कर रहे हो? पागल हो क्या? क्या करने की सोच रहे हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो लड़का अब सच में पागल हो गया, पर दौरे की वजह से नहीं, शिवन्या की बकबक की वजह से। वो एक खंजर जैसी नुकीली चीज लेके आगे बढ़ा। हे शिव जी, ये पागल क्या करने वाला है? प्लीज मुझे बचा लो। कि तभी उसका फोन बजा। वो फोन देखकर खुशी से बोला, मॉम। फिर आगे बातें करने लगा। थैंक यू शिव जी, आपने बचा लिया। शिवू, सोच क्या रही है? मदद के लिए चिल्ला। क्या पता फोन की दूसरी तरफ से ही कोई मदद मिल जाए। शिवन्या, हेल्प हेल्प, प्लीज मुझे बचाओ। मॉम, अरे बेटा, ये किसकी आवाज है? कौन है तुम्हारे साथ? लड़का, मॉम, मैं अभी एक खूबसूरत लड़की के साथ हूँ। मुझे आने में थोड़ी देर लगेगी। बाद में कॉल करता हूँ, ओके? मॉम, ठीक है बेटा, जो मर्जी हो वो कर। मैं बैठी हूं ना, सब कुछ मुझ पे छोड़ दे, मेरा प्यारा बेटा। उस लड़की का मैं बाद में मुंह बंद कर दूंगी। ठीक है, बस तुम खुश रहो। फोन कट गया। शिवन्या को अब उम्मीद थी कोई मदद जरूर ही मिलेगी, पर अफसोस कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। उसकी मां तो लड़के से भी ज्यादा पागल थी। लड़का, सुन लड़की, इट्स योर लास्ट चांस। मेरी बात मान जाओ, वरना। शिवन्या, हे, तुम्हारी इन गीधड़ धमकियों से मैं अब डरने वाली नहीं, समझे? थोड़ी ही देर में देखना कोई आएगा और मुझे बचा लेगा। लड़का, हाँ हाँ हाँ। है लड़की, क्या तू उस फोन की बात कर रही है? तो तुम्हें बता दूं कि यहाँ कोई नहीं आने वाला। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है और वो मुझे कुछ नहीं होने देगी। तो तू अपनी फिक्र कर, मेरी नहीं। समझी? हाँ हाँ हाँ। ये सुनकर शिवन्या की बची कूची हिम्मत भी जवाब दे गई। वो धीरे से बड़बड़ाने लगी। शिवन्या, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लड़का, हाँ हाँ हाँ, कर ले, जितना भगवान को याद करना है कर ले, पर आज तुझे कोई मुझसे नहीं बचा सकता, समझी? वो लड़का अब तेजी से शिवन्या की तरफ आगे बढ़ा और बड़े ही बेहरमी से उसके पेट में वो छोटा चाकू मार दिया। हे महादेव! शिवन्या की चीख निकल गई। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। शिवन्या के लिए वो पल अब जीने मरने का सवाल बन गए थे। वो पूरा जोर लगाती है अपने बचाव के लिए। वो लड़का अब भी नहीं रुका। उसने और 4 बार वो चाकू उसके पेट में मार दिया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो डर और हैरानी से 4 कदम पीछे हो गया।
उसने जो देखा उसे उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। वो खुद से बोला, अरे ये क्या हुआ, कैसे हुआ। शिवन्या दर्द में तड़प रही थी जब जब वो चाकू उसके पेट में जा रहा था, पर जैसे ही वो बाहर निकलता उसका दर्द गायब हो जाता। उसने हिम्मत करके अपने पेट की तरफ देखा, अब उसकी भी आंखें चौड़ी हो गई। उसके पेट पे जख्म का एक भी निशान नहीं था, बस हल्का सा खून था जो बाहर की ओर बह रहा था। उसने फिर उस लड़के की ओर देखा जो अब उससे काफी ज्यादा डर रहा था। असल में उस दर्द की वजह से शिवन्या की गहरी काली आंखें अब गहरी नीली आंखों में बदल गई थी, जिसका शिवन्या को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अब उसके चेहरे का रंग भी बदलना शुरू हो गया था। वो लड़का धड़ से जमीन पर गिर गया और बाहर की ओर भाग गया। जाते जाते उसने रूम बाहर से लॉक कर दिया। कोई है? मेरी मदद करो, मुझे कोई छुड़ाओ, बाहर निकालो, मुझे घर जाना है। हेल्प हेल्प। शिवन्या की उम्मीद अब टूट रही थी। हे शिव जी, अब आप ही मेरी मदद कीजिए, मुझे बचाए। अब बस एक आपका ही सहारा है, मेरी मदद कीजिए। शिवन्या को अब तेज रोना आ रहा था। वही वो लड़का तेज कार चलाते हुए अपनी माँ से बात कर रहा था। मॉम, यू डोंट बिलीव, मैंने आज अपनी आंखों से एक सच्ची वाली इच्छाधारी नागिन देखी। वो इस वक्त हमारे पुराने वाले घर में है। जल्दी किसी तांत्रिक या सपोरे वाले को बुलाए। हमारी बरसों की तलाश आज जाके पूरी हुई है। कोई है? मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, कोई तो सुनो, हेल्प हेल्प हेल्प। शिवन्या दर्द और बेबसी से चिल्लाए जा रही थी। धीरे धीरे अंधेरा भी बढ़ने लगा था। अब शिवन्या की बची कुची उम्मीद अब धीरे धीरे टूटने लगी थी। उसके ऊपर बंधे हाथ अब दर्द कर रहे थे, उसके पैर भी जवाब दे रहे थे। उसे तेज रोना आ रहा था। कुछ देर तक वो खुद को आजाद करने की कोशिश करती रही, पर आखिर में वो रुक गई। वो तेज तेज सांसें लेने लगी। अब उसकी आंखें बंद होने लगी थी। उसे प्यास लग रही थी। वही रास्ते में एक तेज कार हवा को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। मॉम, आपको मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? मैं कह रहा हूं कि वो सच्ची की नागिन थी, मैंने उसे करीब से देखा है। लेकिन बेटा, ये कैसे हो सकता है? तुम तो एक लड़की के साथ थे। जरूर कुछ गलत हुआ होगा। तुमने अपनी दवाइयां तो टाइम से ली थी ना? यस मॉम, मैंने अपनी सारी दवाइयां ले ली थी, मैं पूरे होश में हूँ। वाई डोंट यू ट्रस्ट मी? ओके ओके मेरे बेटे, तुम सही हो, मैं मान गई। शांत हो जाओ, मैं अभी अपने गार्ड्स हमारे पुराने वाले घर में भेजती हूँ, ये ठीक है? नो मॉम, भला वो आके क्या करेंगे? उनका क्या काम? अरे बेटा, हम उस नागिन को पहले यहाँ ले आएंगे और फिर आगे सोचेंगे कि क्या करना है। समझे? अगर वो सच में एक इच्छाधारी नागिन हुई, तो हमारी बरसों की मुराद पूरी हो जाएगी। फाइन मॉम, जैसा आपको सही लगे। जल्दी से उन्हें भेजिए, कहीं वो भाग ना जाए। फिर दोनों ने फोन काट दिया। यामिनी ने खुश होकर सभी से कहा, सुनो गांव वालों, एक खुशखबरी है। हमें जिसकी तलाश थी वो मिल गई है। जल्दी से अपने कुछ गार्ड्स हमारे पुराने जंगल वाले घर में भेजो। थोड़ी ही देर में कई बड़ी कारें घर से सामने आके रुकी। शिवन्या की फिर एक बार उम्मीद जगी, पर अफसोस कि वो मदद करके के इरादे से नहीं आए थे। शिवन्या वही बंधे हुए उन सभी गार्ड्स को आसानी से देख पा रही थी। उन सभी गार्ड्स ने ब्लैक कलर की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। हे शिव जी, अब ये क्या नई मुसीबत है? ये लोग अच्छे भले तो नहीं लगते, जरूर कुछ गलत होने वाला है। हे शिव जी, मेरी मदद कीजिए, मदद कीजिए। वो सभी लोग रूम के अंदर आ गए। सबके हाथ में गन थी। उनमें से एक ने आकर शिवन्या की रस्सी खोल दी और कसके उसका हाथ पकड़ लिया। छोड़ दो मुझे, कौन हो तुम लोग? जाने दो मुझे, प्लीज, मैं भीख मांगती हूँ, दया करो मुझ पर, भगवान के लिए छोड़ दो। शिवन्या अब गिड़गिड़ाने लगी। वो लोग बिना किसी दया के उसे दोनों हाथों से पकड़कर उसे कार की ओर ले जाने लगे। शिवन्या का खून अब खोल गया। उसे समझ आ गया था कि कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आने वाला था। उसे अपनी मदद खुद ही करनी पड़ेगी। उसने तेजी से पूरा जोर लगाकर उन दो गार्ड्स को धक्का दिया। उसके सोच से परे, वो दो गार्ड्स हवा में उड़कर दूर जाकर गिरे। कुछ और गार्ड्स शिवन्या की तरफ बढ़े, पर इस बार शिवन्या तैयार थी। उसने एक एक करके कई सारे लोगों को ठिकाने लगा दिया। वो मौका देखकर वहां से भागी। कई सारे गार्ड्स अब उसके पीछे दौड़ रहे थे। एक मोड़ ऐसा आया कि शिवन्या चारों तरफ से उन गार्ड्स से घिर गई। सभी अपनी गन लिए उसे सरेंडर करने का इशारा करने लगे। शिवन्या अब पूरी तरह से थक गई थी। उसके हाथ और पैरों ने जवाब दे दिया था। उसके पास अब बचने का कोई रास्ता भी नहीं था।
आखिर में उसने बेमन से सरेंडर कर दिया। तभी कुछ कारें वहां आकर रुकी। सभी लोग अब उसे कार में बिठाकर चल दिए। शिवन्या अब अपना सिर झुकाकर उदासी से आगे की तरफ देख रही थी, पर आगे कुछ देखने पर उसकी आंखें चमक उठी। इनकी गाड़ी जिस रास्ते पर थी, आगे उसी मोड़ पर व्योम खड़ा था जो उनका ही इंतजार कर रहा था। शिवन्या एकदम से खुश होकर अच्छे से शान से बैठ गई, जैसे कि वो अपनी ही कार में बैठी हो। वो अब खुद को शांत कर रही थी। अरे, ये लड़की पहले डरी, सहमी, उदास थी, और अभी एकदम से ऐसे कैसे खुश होकर बैठ गई, जैसे वो अपनी ही कार में बैठी हो। क्या ये लड़की सदमे में चली गई है? उसे देखकर सभी के मन में यही सारी बातें चल रही थीं। पहला, ए लड़की, क्या पागल हो गई है? तुझे पता भी है कि तेरे साथ आगे क्या होने वाला है? अब तुम्हारे अच्छे दिन खत्म समझो। अब तो तुम्हें स्वयं यमराज के ही दर्शन होंगे। हा हा हा। दूसरा, सही है भाई, हमारे बॉस ने आज तक जितनी भी लड़की को पकड़ा है वो कभी भी हमसे बच नहीं पाए। अब इसकी बारी है, आज इसकी भी किस्मत फूट गई। तीसरा, हाँ, अब बहुत जल्द शैतान से सामना होने वाला है। इसे तो अब भगवान भी नहीं बचा सकते। चौथा, तैयार हो जाओ अब अपनी मौत को देखने के लिए। अरे कमीनो, उल्लू के पट्ठो, यमराज तो कब का आ चुका है। पर मेरे लिए नहीं, तुम लोगों के लिए। किस्मत मेरी नहीं, बल्कि तुम्हारी फूट गई है। अब डरने की बारी तुम लोगों की है, गधों, बेवकूफों। शिवन्या अब मुस्कुराकर उन लोगों कहने लगी। सभी लोग उसका मजाक बनाते हैं। अच्छा, तो हमारी किस्मत फूटी है, यमराज हमारे लिए आए हैं। बहुत जल्द तुम्हारी खुशफहमी दूर हो जाएगी, जब तुम शैतान से मिलोगी। शिवन्या ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, चलो फिर देखते हैं कि यमराज किसके लिए आए हैं। अब शिवन्या आराम से बेफिक्री से सिर टिका के बैठ गई। सभी लोग उसे हैरान होकर देखने लगे। कुछ देर आगे चलने के बाद उन्हें बीच रास्ते में एक लड़का खड़ा हुआ दिखा। ड्राइवर से हॉर्न मारा पर वो लड़का अपनी जगह से नहीं हिला। बॉस, आगे एक लड़का बीच रास्ते में खड़ा है, क्या करे? ड्राइवर ने पूछा। अरे करना क्या है, जब वो मरना चाहता ही है तो मार दो उसे। ये सुनकर ड्राइवर ने कार की स्पीड बढ़ा दी। वही शिवन्या चिंता से व्योम की तरफ देखने लगी। जब उसे लगा कि व्योम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो वो भी निश्चिंत हो गई। वो कार अब व्योम के बेहद करीब थी। वो जैसे ही व्योम से टकराने ही वाली थी, व्योम ने दोनों हाथों से उसे वहीं रोक दिया। कार के अंदर बैठे सभी लोग झटका खा गए। कार के सभी कांच टूट गए। शिवन्या जो कि सबके बीच में बैठी थी तो उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाकी सबका हाल बुरा हो गया था। व्योम ने बड़े ही आराम से उस कार के ड्राइवर को कार की खिड़की से बाहर फेंक दिया और कार बंद कर दी। फिर वो पीछे गया, कार का डोर खोला, शिवन्या के पास बैठे गार्ड को गर्दन से दबोचकर हवा में उछाल दिया। वो गार्ड सीधे दूर एक पैड से जाकर टकरा गया। व्योम ने शिवन्या की ओर अपना हाथ बढ़ाया। शिवन्या भी खुशी से उसका हाथ थामकर बाहर आ गई। वहां और भी गार्ड्स आ गए और व्योम पर फायर करने लगे। व्योम ने शिवन्या को अपने पीछे कर लिया। शिवन्या ये देखकर बुरी तरह डर गई। उसने ध्यान से देखा कि सारी गोलियां व्योम के शरीर में चली गई थी, लेकिन फिर भी व्योम अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला था। वो सभी हैरान होकर व्योम को देखने लगे। फिर व्योम ने कुछ ऐसा किया जिससे वहां खड़ा हर शख्स हैरान हो गया। शिवन्या को अभी अब व्योम का भयानक और विकराल रूप देखकर सदमा लग गया था। व्योम, तुम। शाम के वक्त सारा समा लाल रंग से रंगा हुआ था जो अंधेरे की ओर बढ़ा जा रहा था। वही घने जंगल में शिवन्या और कई सारे गार्ड्स व्योम की तरफ डर और हैरानी से ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई इंसान न होकर खुद यमराज हो। उस पर किसी भी गोली का कोई भी असर नहीं हुआ, बल्कि वो तो अब भी सीना तान के खड़ा था। पर अब, अरे ये क्या हुआ? एकदम से उसकी हाइट बढ़ने लगी। वो ऊंचा और ऊंचा हो रहा था। उसका मासूम सा प्यारा चेहरा एक हैवान जैसा बन रहा था। उसे ऐसे देखकर सभी उससे दूर होने लगे। शिवन्या भी अब तक काफी डर गई थी। जाहिर था कि उसने आज से पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था। वो दूर एक सेफ प्लेस पर छुप गई और देखने लगी कि व्योम आगे क्या करने वाला है। तभी वो इंसान से बड़ा, बहुत बड़ा काला सांप बन गया और एक एक करके सबको निगलने लगा। ये देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। व्योम अपना भारी शरीर उनके ऊपर रखकर बेरहमी से कुचलने लगा। शाम की हल्की हल्की लाल रोशनी में कई सारी दर्द भरी चीखें सुनाई देने लगी। व्योम ने अपने मुंह से कई सारे सिर धड़ से अलग कर दिए। ये नजारा किसी हॉरर फिल्म से भी काफी ज्यादा डरावना था।
शिवन्या को ये सब देखकर बड़े अनाकोंडा वाली फिल्मों के सीन्स याद आ रहे थे, पर ये उनसे भी ज्यादा खौफनाक था। कुछ ही पल में वहां सब शांत हो गया। व्योम वापस से आधा इंसान बन गया और अपनी शक्ति से जहां वो खड़े थे वहां पास में एक बड़ा खड्डा बना दिया। इससे वो सारी लाशें, खून, बंदूकें, गाड़ियां सब कुछ उस खड्डे के अंदर चला गया। फिर उस खड्डे को दूसरी मिट्टी से भर दिया। अब वहां सब ठीक लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। व्योम वापस से एक लड़का बन गया और शिवन्या के पास चला गया। वो जैसे ही शिवन्या के पास पहुंचा वो सदमे के कारण उसकी बाहों में गिर गई। व्योम ने अपनी शक्ति से कोसों दूर कुछ गाड़ियों को आता हुआ देख लिया। व्योम ने शिवन्या को अपनी गोद में उठाया और सेकंड की रफ्तार से वहां से निकल गया। करीब 2 से 3 मिनट में ही वो दोनों शिवन्या के घर पहुंच गए। शिवन्या के घर में सभी व्योम के आने का ही इंतजार कर रहे थे। शिवन्या को व्योम की गोद में इस तरह बेहोश देखकर सभी घरवाले डर गए। नितिन ने फौरन डॉक्टर को, जो कि उसके एक अच्छे दोस्त के पापा थे, उन्हें घर पर बुलाया। हे शिवजी, ये मेरी बच्ची के साथ क्या हो रहा है? मेरी बच्ची ने क्या बिगड़ा है किसी का? हे शिवजी, मेरी बच्ची के भाग्य में जितनी भी तकलीफें हो वो मुझे दे दीजिए, पर मेरी फूल सी बच्ची को ठीक कर दीजिए। माँ ने रोते हुए कहा, शोभना, शांत हो जाओ। शिवू घर सही सलामत आ गई, यही शिवजी की बहुत बड़ी कृपा है। शिवू को कुछ नहीं होगा, देखना, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। पापा ने माँ को दिलासा देते हुए कहा। व्योम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरी दीदी को सही सलामत घर लेकर आए। नितिन ने व्योम का हाथ पकड़कर कहा। व्योम ने प्यार से नितिन के कंधे पर हाथ रखा और उसे शांत करने लगा। पर बेटा, व्योम, शिवन्या तुम्हें मिली कहाँ? और वो बेहोश कैसे हो गई? पापा ने व्योम से पूछा। हाँ बेटा, आखिर क्या हुआ मेरी बच्ची के साथ? माँ ने व्योम का हाथ कसके पकड़कर पूछा। माँ, पापा, मुझे जैसे ही नितिन ने बताया कि शिवन्या को मंदिर से आते हुए काफी देर हो गई, तो मैं सीधे शिवजी के मंदिर चला गया। वहां मुझे पंडित जी ने बताया कि शिवन्या अपने किसी दोस्त के घर गई थी, जो बीमार था। वहां से आते हुए कमजोरी की वजह से शायद वो चक्कर खाकर गिर गई। मेरी किस्मत अच्छी थी, वो मंदिर से ज्यादा दूर नहीं थी और मुझे मिल गई, और मैं उसे यहाँ ले आया। थैंक यू बेटा व्योम, आज तुमने हमारी शिवू की बुरे वक्त में मदद की। माँ ने प्यार से कहा। अरे माँ, आप ऐसा क्यों कह रही है? और वैसे भी अगर मैं शिवन्या की मदद नहीं करता तो कौन करता? मैं शिवन्या से बहुत प्यार करता हूँ, उसे ऐसे ही हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। व्योम ने ये बड़े ही आत्मविश्वास से कहा। ये सुनकर सभी खुश हो गए। शिवन्या भी अब तक होश में आ गई थी। वो बस बेहोश होने का नाटक कर रही थी ताकि व्योम यहां से चला जाए। ये व्योम कितना सीधा बनता है। बातें तो ऐसी करता है जैसे इससे अच्छा इंसान तो पूरी धरती पे दूसरा होगा ही नहीं। काला नाग कहीं का, कितना झूठ बोलता है ये। हम शिवन्या आंखें बंद लिए मन ही मन में बड़बड़ाए जा रही थी। अरे कोई है, नितिन, बाहर से आवाज आए। पापा, लगता है डॉक्टर अंकल आ गए, मैं उन्हें अभी लेकर आता हूँ। थोड़ी देर में डॉक्टर ने शिवन्या का पूरा चेकअप किया। आखिर में कहा, घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस इसे जितना हो सके पानी, जूस वगैरह पिलाए, हेल्थी खाना खिलाइए। कमजोरी और थकान की वजह से इसे चक्कर आ गए थे। मैं ये दवाई दे रहा हूँ, खाना खिलाने के बाद इसे दे देना। थैंक यू डॉक्टर वर्मा, जयेश ने कहा। कोई बात नहीं, ये तो मेरा काम है। अभी मैं चलता हूँ, कोई काम हो तो फिर याद करना, मैं आ जाऊंगा, डॉक्टर ने कहा। नितिन उन्हें बाहर तक छोड़ने चला गया। शोभना भी खाना बनाने चली गई। अब कमरे में बस शिवन्या, पापा और व्योम ही बचे थे। पापा, आप भी जाकर आराम कर लीजिए। शिवन्या का ध्यान मैं रखता हूँ, व्योम ने आदर से कहा। ठीक है बेटा। जयेश को व्योम का उसे इतनी इज्जत देना, शिवन्या का ध्यान रखना, घरवालों की फिक्र करना, ये सब काफी अच्छा लग रहा था। अब वो भी व्योम को काफी पसंद करने लगे थे। आखिर व्योम था ही इतना अच्छा, भला कोई उसे पसंद किए बगैर रह सकता था क्या? अब पापा भी वहां से चले गए। शिवन्या, उठो, मैं जानता हूं कि तुम बिल्कुल ठीक हो और होश में हो, तो अब ऐसे नाटक करना बंद करो, व्योम ने लगभग लताड़ते हुए जोर से कहा। शिवन्या चौंककर आंखें खोलकर उसे देखने लगी। हे शिवजी, इसे कैसे पता कि मैं नाटक कर रही थी? मैंने तो कोई गलती भी नहीं की। ऑफ, अगर ये इच्छाधारी नाग नहीं होता तो मैंने इसकी सारा अकड़ खड़े खड़े ही निकल देनी थी। हम आहमम, तुम्हें कैसे पता कि मैं नाटक कर रही थी? शिवन्या ने भोली सूरत बनाकर पूछा।
पहले तो व्योम ने कुछ नहीं कहा। व्योम प्यार से उसके बगल में आकर बैठ गया। उसने अपने हाथ से हल्के से शिवन्या के कोमल गाल को छुआ। व्योम धीरे धीरे उसके चेहरे के पास आ गया। व्योम की ऐसी हरकतों से शिवन्या उसमें खोने लगी थी। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। हे शिव जी, ये व्योम को क्या हो रहा है? वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है? अब ये क्या करने वाला है? शिवन्या अब एकटक उसे देखने लगी। व्योम, शिवन्या आगे बोलने को हुई, तभी व्योम ने उसके गुलाबी होठ पर अपनी उंगली रख दी और कहा, शिवन्या मेरी जान, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, मेरे रहते तो कभी नहीं। मैंने तुम्हारे सारे दर्द और जख्म पहले ही खुद में समा लिए थे, तो तुम्हें दर्द होने का सवाल ही नहीं उठता। शिवन्या के दिल में अब उथल पुथल होने लगी थी। उसके मन में यही शब्द गूंज रहे थे, मेरी जान। यूं तो आशीष भी कभी कभार शिवन्या को जान कहता था, पर उसे आज की तरह कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। व्योम ने प्यार से शिवन्या के सिर पर किस किया। शिवन्या की आंखें बंद हो गई, जैसे वो खुद भी इस एहसास को जीना चाहती हो। कुछ देर दोनों ऐसे ही एक दूसरे की आंखों में देखते रहे, बिना इसकी परवाह किए कि रूम का डोर खुला था। माँ, पापा और नितिन वही दरवाजे पर खड़े उन्हें ही देख रहे थे। दरअसल उन्होंने शिवन्या का मूड ठीक करने के लिए डिनर में सारी उसके पसंद की डिश बनाई थी, जिसे वो सब साथ में खाने वाले थे, और इसके लिए वो शिवन्या को बाहर बुलाने आए थे। वो तीनों उसे सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन उन्हें ही सरप्राइज मिल गया। शिवन्या और व्योम को ऐसे प्यार से करीब देखकर सभी खुश हो गए थे और वापस हॉल में आ गए। उन्होंने तय किया कि वो इन दोनों का कमरे में ही लगवा देंगे, ताकि उनके बीच की बात आगे बढ़ सके। अब सभी शिवन्या और व्योम की शादी के लिए राजी हो गए थे। नितिन उन दोनों की थाली लेकर कमरे में आया। वो दोनों भी अब तक अपनी जगह पर आ गए थे। व्योम ने आगे बढ़कर वो दोनों थाली ले ली। अरे नितिन, तुम खाना यहाँ लेकर क्यों आए हो? चलो नीचे सब साथ में खाते हैं, ये बोलकर शिवन्या उठने लगी। नितिन ने कहा, दीदी आप और व्योम आज यही खाना खा लो, वैसे भी डॉक्टर ने आपको आराम करने को कहा है। व्योम, माँ ने आपके लिए भी खाना भिजवा दिया है, तो अब आप भी यही खाना खा लीजिए। नितिन अंडरस्को शिवन्या आगे कुछ बोलने को हुई, इतने में ही नितिन वहां से मुस्कुराता हुआ चला गया। हे शिवजी, अब ये क्या नया मांजरा है? अब इनको क्या हुआ? क्या ये सभी व्योम और मुझे अंडरस्को? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तो ये भी नहीं पता कि व्योम मुझे शादी के बाद कहाँ ले जाएगा। एक मिनट, क्या शादी? शिवन्या, ये तू क्या सोच रही है? कहीं तू पागल तो नहीं हो गई ना? हे शिव जी, अब आप ही कुछ कीजिए, मेरी मदद कीजिए। शिवन्या यही सब सोच रही थी। उसके चेहरे पर डर की शिकन साफ देखी जा सकती थी। तभी उसकी नजर व्योम पर पड़ी, जो उसे मुस्कुराकर देख रहा था। उसके चेहरे पर कुछ शर्म और कुछ प्यार के मिले जुले भाव थे। ये देखकर शिवन्या को भी शर्म आने लगी। आज ये पहली बार था जब वो और व्योम साथ में खाना खाने वाले थे। उसके पेट में तितलियां उड़ने लगी थी। उसका शरीर एकदम से गर्म होने लगा था। हे शिव जी, ये मुझे क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? आखिर आप चाहते क्या है भगवान? रात के वक्त शिवन्या और व्योम कमरे में अकेले एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों के ही मन में अजीबोगरीब बातें चल रही थी। शिवन्या सोच रही थी, हे शिव जी, अब क्या ये यही रुकने वाला है? क्या ये मेरे साथ खाना खाएगा? नहीं, मैं इतने खतरनाक जीव के साथ कैसे साथ में खाना खा सकती हूँ? नहीं नहीं, कभी नहीं। वही व्योम सोच रहा था। शिवन्या, अब तो घरवालों ने भी मुझे ग्रीन सिग्नल दे दिया है। तुम भी बहुत जल्द मेरे प्यार में पड़ ही जाओगी। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखो कि क्या होता है। देखना, बहुत जल्द हम दोनों एक बार फिर से साथ में होंगे। व्योम खाने की थाली शिवन्या की तरफ बढ़ाने ही वाला था कि तभी उसे शिवन्या की उस दोस्त के साथ एक ही थाली में खाना खाने वाली बात याद आ गई। व्योम अंदर से बुरी तरह जल उठा। उसने लंबी सांसें लेकर खुद को शांत करने की कोशिश की। तभी उसे दो थाली साथ में रखी हुई दिखाई दी। व्योम की आंखें अचानक से चमक उठी। फिर उसने शिवन्या की तरफ देखा, जो काफी गौर से उसे देख रही थी। व्योम ने उसे एक प्यारी मगर शैतानी स्माइल दे दी। इससे शिवन्या अंदर तक हिल गई। वो सोचने लगी, हे शिव जी, ये व्योम मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? अब ये क्या करने की सोच रहा है? हे शिव जी, प्लीज मुझे इस व्योम से बचा लो। इसके इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। शिवन्या अपनी ही धुन में खोई हुई थी, तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिसकी उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसकी आंखें एकदम से ही बड़ी हो गई। शिवन्या ने जोर देते हुए कहा, व्योम, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम खाना दूसरी थाली में क्यों निकाल रहे हो?
अगर तुम्हें नहीं खाना तो मत खाओ ना, कौन तुम्हें फोर्स कर रहा है? व्योम, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, सुन रहे हो भी या नहीं? व्योम ने एक थाली का सारा खाना दूसरी में डाल दिया, फिर भरी हुई थाली लेकर शिवन्या के सामने आकर बैठ गया। उसकी आंखों में अब भी चमक थी। शिवन्या को रह रहकर अब ख्याल आया कि व्योम क्या करने की कोशिश कर रहा था। शिवन्या गुस्से से घूरकर उसे देखने लगी। वो बोली, व्योम, इनफ, ये तुम जो भी सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं होगा, समझे? मैं तुम्हारे साथ एक ही थाली में खाना बिल्कुल नहीं खाने वाली। व्योम की स्माइल अब और भी बड़ी हो गई। उसके एटीट्यूड से साफ समझ आ रहा था कि वो उसकी बिल्कुल भी सुनने वाला नहीं था। शिवन्या फौरन बेड पर से खड़ी हो गई और बाहर जाने लगी। व्योम ने बड़े ही प्यार से धमकाते हुए कहा, मेरी जान, वापस आ जाओ, भूलो मत कि मैं कौन हूं और क्या कर सकता हूं। अब तक तो तुम जान ही गई होगी कि मैं क्या चीज हूं, है ना? ये सुनते ही शिवन्या को तुरंत ही उसका बड़ा, काला, खौफनाक, नागवाला रूप याद आ गया। उसके पैर वहीं जम गए। वो पलटी और तुरंत व्योम के सामने आकर बैठ गई। उसके चेहरे पर गुस्से और डर के मिले जुले भाव थे। व्योम ने मुस्कुराते हुए रोटी और सब्जी का निवाला शिवन्या के मुंह की तरफ कर दिया। शिवन्या ने ताव से अपना मुंह फेर लिया। व्योम ने बड़े प्यार से उसके चेहरे को अपनी तरफ किया और खाने का इशारा किया। शिवन्या ने भी जोर से अपनी आंखें बड़ी करके अपने होठ कसके बंद कर लिए। उसे अब तक समझ आ चुका था कि व्योम उसका पीछा इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था और अगर आज वो उसके सामने झुक गई तो हमेशा ही व्योम उसे दबाकर रखेगा। अब बात उसकी इज्जत की थी तो उसका झुकने का कोई सवाल ही नहीं था। शिवन्या ने तय कर लिया था कि वो व्योम का आगे बिल्कुल नहीं झुकेगी। उसका ऐसा बर्ताव देखकर व्योम को हंसी आ गई। शिवन्या पहले तो कुछ समझ नहीं पाई पर एकदम से उसने अपना मुंह खोल लिया और वो निवाला भी खाना शुरू कर दिया। दरअसल व्योम ने अपनी आंखें गहरी नीली कर दी थी और उसके चेहरे का रंग भी एकदम काला कर लिया था। बस इतना ही देखने की देर थी और शिवन्या की सारी हवा निकल गई। फिर व्योम बार बार अपने हाथों से उसे खाना खिलाता रहा और शिवन्या भी चुपचाप नानुकुर किए बिना खाती रही। वो मन में व्योम को काफी कोसे जा रही थी। ये व्योम का बच्चा अपने आप को समझता क्या है? अकड़ तो देखो इसकी, जी करता है अभी इसे उठा के खिड़की से बाहर फेंक दूं, उसका सारा रंग उतार दूं। जानवर काहे का, सन की नाक कही का, हम्मम। उसकी आंखों में व्योम के लिए गुस्सा साफ झलक रहा था पर व्योम तो व्योम था, उसे इससे रत्ती भर का भी फर्क नहीं पड़ा। आखिर में शिवन्या का पेट भर गया, पर थाली अभी भी पूरी भरी हुई थी। जाहिर था शिवन्या अकेले इतना सारा खाना तो नहीं खा सकती थी। उसने व्योम का हाथ पकड़कर चिढ़के कहा, बस व्योम, मुझसे सच में और नहीं खाया जाएगा, मेरा पेट भर गया। बस, अब और नहीं। व्योम ने भी उसकी बात मान ली और निवाला नीचे रख दिया। दोनों फिर से एक दूसरे को देखने लगे। अब तक शिवन्या का पारा पूरी तरह से ऊपर जा चुका था। उसने खुद को शांत करते हुए कहा, व्योम, अब मैंने खाना खा लिया है, अब तुम जा सकते हो, गुड नाइट एंड बाय बाय। व्योम अब भी वही बैठा रहा। व्योम, अभी के अभी जाओ यहां से, जल्दी। इस बार शिवन्या ने जोर देते हुए कहा। व्योम अब भी कुछ नहीं बोला। उसने बड़ी ही मासूमियत से वो भरी हुई थाली शिवन्या की गोद में रख दी। अब शिवन्या का माथा ठनका कि व्योम उससे क्या करवाना चाहता था। उसकी आंखें अब लाल हो गई थी। वो भड़कते हुए बोली, वॉट द हेल इज इम्पॉसिबल। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं खिलाने वाली, जस्ट गेट लॉस्ट। शिवन्या अब तेज तेज सांसें लेने लगी। व्योम अब भी बिना किसी एक्सप्रेशन के वही बैठा रहा। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो अपनी बात मनवाए बिना यहां से जाने वाला नहीं था। शिवन्या भी अपनी जिस पर अड़ी हुई थी, वो अपने हाथ आपस में बांध के वही बैठी रही। वो खुद से ही बोली, शिवू, आज चाहे जो हो जाए, तू व्योम की बात नहीं मानेगी, मर जाऊंगी पर व्योम को खाना नहीं खिलाऊंगी। ऐसे ही 1 घंटा बीत गया। दोनों ही स्टैचू बनकर एक दूसरे को देखते रहे। आखिर में शिवन्या ने कहा, व्योम, तुम्हें खाना है तो खाओ, नहीं तो भाड़ में जाओ। मैं सोने जा रही हूँ, अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो खा लेना। ये बोलकर शिवन्या ने थाली टेबल पर रख दी और बेड पर आके सो गई। व्योम कुछ नहीं बोला। वो खाने के पास बैठकर उदासी से खाने को देखने लगा। शिवन्या व्योम पर ध्यान दिए बिना ही गहरी नींद में सो गई। वही बाकी सब घरवाले भी डिनर करके सोने चले गए थे। व्योम के घर में होने से अब किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। रात के 3 बजने को आए। शिवन्या ने जब नींद में करवट बदली तो उसकी नजर व्योम पर पड़ी जो अब भी बिना खाए थाली के सामने बैठा था। उसका चेहरा पूरा लटका पड़ा था।
अब शिवन्या को ना चाहते हुए भी उसके लिए बुरा लगने लगा। उसने व्योम को अनदेखा करने की बहुत कोशिश की, पर उससे नहीं हुआ। आखिर में वो उठकर व्योम के पास आ गई और एक निवाला व्योम की तरफ बढ़ा दिया। एकदम से निवाला अपने मुंह के पास देखकर व्योम हैरान हो गया। उसने फिर शिवन्या की तरफ देखा जो अंदर से खुद को गिल्टी महसूस कर रही थी। व्योम ने बिना शिकायत किए खुशी से खाना खा लिया। शिवन्या बिना व्योम की तरफ देखे उसे खिलाए जा रही थी, वही व्योम बस शिवन्या को देखकर खाना खा रहा था। व्योम ने आखिर में अनाज का एक दाना भी नहीं छोड़ा। शिवन्या को अंदर से काफी बुरा लगा कि व्योम ने उसे गर्म और फ्रेश खाना खिलाया जबकि उसने उसे बेहद ठंडा और फीका सा खाना खिलाया। शिवन्या ने धीरे से कहा, व्योम, मैंने तुम्हें सारा खाना खिला दिया है। अब तुम अपने घर जा सकते हो। व्योम समझ गया था कि शिवन्या को उसके लिए बुरा लग रहा था, ये सोचकर उसे काफी खुशी हुई। अब वो बिना शिवन्या को और परेशान किए चुपचाप नाग बनकर खिड़की से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद शिवन्या आंखें नम होने लगी। शिवन्या को अब अपनी बेतुकी जिद करने पर पछतावा हो रहा था। आखिर में वो व्योम ही था जो उसे सही सलामत उस वीरान जंगल से घर पर लेकर आया था। शिवन्या ने इसके लिए व्योम को एक बार भी थैंक यू तक नहीं बोला था। व्योम के जाने के बाद उसे अब बिल्कुल भी नींद नहीं आई और बिस्तर पर करवट बदलती रही। उसे बार बार व्योम का उसे और उसका व्योम को खाना खिलाना याद आ रहा था। उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। पहली बार उन दोनों ने एक दूसरे को ऐसे खाना जो खिलाया था। शिवन्या रात भर बस व्योम के बारे में सोचती रही। शिवन्या के शरीर में फिर से कुछ बदलाव होने लगे। उसकी आंखों का रंग गहरा नीला हो गया। शिवन्या को इसकी वजह से अंधेरे कमरे में भी सारी चीजें साफ साफ दिखाई देने लगी। उसके हाथों से अंधेरे कमरे में तेज रोशनी आने लगी थी। शिवन्या डर के मारे अन्य हाथों को देख रही थी। उसके हाथ सफेद रोशनी से चमक रहे थे, मानो वो हाथ न होकर बल्ब हो। हे शिव जी, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, और क्यों हो रहा है? मेरी मदद कीजिए शिव जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवन्या को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो कहते हैं ना, मुसीबत में सबसे पहले हमें भगवान ही याद आते हैं। इसलिए शिवन्या शिवजी को याद करने लगी। कुछ ही देर में सब वापस से पहले जैसा हो गया। शिवन्या की नींद अब पूरी तरफ से उड़ गई थी। काफी देर तक खुद को शांत करने के बाद आखिर में वो सो गई। वही कई सारी महंगी कारें उस जंगल में पहुंच गई थी और कई सारे गार्ड्स पूरे जंगल की अच्छे से छानबीन कर रहे थे। मैडम, हमने 10 बार पूरा जंगल छान मारा पर हमें किसी का कोई भी सुराग नहीं मिला। एक गार्डनर आकर कहा। यामिनी ने उस पर भड़कते हुए कहा, कुछ नहीं मिला? ऐसे कैसे कुछ नहीं मिला? फिर से जाकर छानबीन करो। मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे उस नागिन का सबूत लाकर दो, नहीं तो तुम्हें गायब करवा दूंगी, समझे? अब जाओ यहाँ से। राज ने कहा, मॉम, अब इन सब का कोई फायदा नहीं है। वो नागिन यहाँ से कब की जा चुकी है, अब वो फिर से हमें नहीं मिलने वाली। ये सुनते ही यामिनी ने राज को थप्पड़ मार दिया। चुप, एकदम चुप। अगर वो इस धरती पे है तो मैं उसे कहीं से भी ढूंढ निकालूंगी। इससे पहले कि वो वापस अपने नागलोक में चली जाए, मैं उसे पकड़कर ही रहूंगी। इच्छाधारी नाग नागिन इंसानी दुनिया में काफी कमजोर होते हैं। यहाँ उन्हें पकड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि हम कितने सालों से पागलों की तरह इच्छाधारी नाग नागिन को ढूंढ रहे हैं। इतने सालों की तलाश के बाद वो हमें मिली है। अब तक सिर्फ तुमने ही उसे करीब से देखा है ना? इसलिए कल के कल मैं तुम्हारे लिए स्केच आर्टिस्ट को बुला लूंगी। मुझे कल तक उसका स्केच चाहिए, समझ गए? राज ने डरते हुए कहा। यस मॉम, यामिनी ने आगे कहा। मैं भी बहुत जल्द ऋत्विक को मुंबई बुला लूंगी और आगे का काम वही संभालेगा। अब नागमणि हमसे ज्यादा दूर नहीं है, बहुत जल्द वो हमारे पास होगी। अगले दिन शिवन्या देर से उठी। जब उसने घड़ी देखी तो 8 बजने को आए थे। वो जल्दी से रेडी होकर कॉलेज जाने को तैयार हो गई। आज उसके फाइनल एग्जाम का रिजल्ट जो आने वाला था। हे शिव जी, प्लीज मुझे पास करवा देना। मुझे पता है कि आप हर पल मेरे साथ हो, पर इस बार अच्छा रिजल्ट ले आना प्लीज। शिवन्या अपने घर के मंदिर में दिया जलाकर प्रार्थना करने लगी। नितिन ने वहां आकर कहा, अरे दीदी, आप शिवजी को अच्छे रिजल्ट लाने को क्यों बोल रही हो? हमें पूरा भरोसा है कि आप अच्छे नंबरों से ही पास हो जाओगे। शिवन्या ने नितिन को खुशी से गले लगा लिया। नितिन ने फिर शिवन्या को शक्कर और दही खिलाया। फिर माँ और पापा के आशीर्वाद लेकर कॉलेज के लिए निकल गई। हे शिवजी, आज मेरी बच्ची कितनी खुश लग रही है, उसे हमेशा ऐसे ही खुश रखना। माँ ने मंदिर में भगवान की तरफ देखकर कहा।
पापा ने कहा, अरे शोभना, अब आपको शिवू की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी फिक्र करने के लिए शिवजी ने पहले ही व्योम को हमारे पास भेज दिया है। माँ ने कहा, तो आप क्या सोच रहे हैं? क्या आप अब उन दोनों की शादी करवाना चाहते हैं? इससे नितिन की भी आंखें चमक उठी। वो फौरन बोला, हाँ पापा, मुझे तो व्योम बहुत अच्छे लगे। वो दीदी की भी कितनी फिक्र करते हैं। उन दोनों की जोड़ी भी काफी अच्छी लगती है। पापा ने खुशी से कहा, अरे मेरी पूरी बात तो सुनो। मैं ये कह रहा था कि शिवन्या और व्योम को थोड़ा वक्त साथ में गुजारने दो। दोनों पहले एक दूसरे को अच्छे से जान ले, समझ ले, पसंद कर ले, तो फिर हम तुरंत ही उन दोनों की शादी करवा देंगे। शादी के फैसले इतनी जल्दी में नहीं लेने चाहिए। आखिर ये उम्र भर का बंधन होता है। माँ और नितिन भी पापा की बात से सहमत हो गए थे। आखिर उनके लिए सबसे पहले शिवन्या की खुशी ही मायने रखती थी। वही कॉलेज में शिवन्या ने अपना रिजल्ट देखा। वो दूसरे नंबर पर टॉप आई थी। वही पहले नंबर पर आशीष का नाम लिखा था। आशीष का नाम पढ़कर शिवन्या की आंखें नम हो गई। उसे व्योम का आशीष को काटना याद आ गया। वो फिर एक बेंच पर जाकर बैठ गई। ये वही बेंच थी जहां हमेशा शिवन्या और आशीष साथ में बैठा करते थे। उसे पुराने दिन, पुरानी बातें याद आने लगी। ओफो आशीष, तुम मेरी तारीफें करते हुए थकते नहीं हो क्या? अरे मेरे बुद्धू आशीष, देखो मैं तुम्हारे लिए बुक्स लाई हूं, तुम आज फिर भूल गए। आशीष, तुम बहुत ही बुरे हो। मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि भूखे पेट कॉलेज मत आया करो, पर तुम हो कि मेरी सुनते ही नहीं। ओह आशीष, मुझे सिर में दर्द हो रहा है, प्लीज जाकर मुझे मेडिसिन ला दो। आशीष, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? ऐसा कौन सा जरूरी काम था मुझसे ज्यादा कीमती हो गया? आशीष, तुम मेरे लिए कभी कुछ नहीं लाते, जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। आशीष, तुम प्लीज मुझसे गुस्सा मत हो। सॉरी ना बाबा, अब माफ कर भी दो, बच्चे की जान लोगे क्या? शिवन्या को अब आशीष की और भी ज्यादा याद आने लगी। वो वहां से निकलकर तुरंत ही अनाथ आश्रम में चली गई जहां वो काम करता था। वहां पर आशीष की बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई थी और इन पर हार भी चढ़े हुए थे। शिवन्या को वहां बार बार उसके साथ बिताए आखिरी पल याद आने लगे। आशीष, क्यों तुम मुझे ऐसे छोड़कर चले गए? इन सब में सारी गलती सिर्फ मेरी है। अगर मैं उस वक्त तुम्हारे साथ नहीं होती तो वो व्योम कभी तुम्हें नहीं मारता। उसने मुझसे बदला लेने के लिए तुम्हें मार दिया। मैं व्योम को इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी। मैं खुद कभी तुम्हें नहीं भूलूंगी और ना ही व्योम को भूलने दूंगी। उसने मुझसे मेरे प्यार को छीन लिया। वो सच में बहुत बुरा है। शिवन्या आशीष की फोटो के सामने बस रोए जा रही थी। तभी उसे माँ का फोन आया। हाँ माँ, बोलिए। माँ ने प्यार से पूछा, अरे बेटा, क्या रिजल्ट आया है? जरा ये तो बता। मैं और नितिन कब से तेरे रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। शिवन्या ने खुद को संभालते हुए कहा, माँ, मैं पास हो गई। मैंने दूसरा रैंक हासिल किया है। माँ ने खुशी से कहा, शिवजी का लाख लाख धन्यवाद। मेरी बच्ची अच्छे नंबरों से पास हो गई। नितिन ने चिल्लाकर कहा, हुर्रे, मैंने कहा था ना दीदी कि आप अच्छे नंबरों से ही पास होगी। देख लीजिए मेरी अच्छी जुबान का कमाल। आप जल्दी से घर आ जाओ, हम आज शॉपिंग करने चलेंगे। मैं व्योम को भी बुला लेता हूँ, आप जल्दी घर आना। ये बोलकर नितिन ने फोन रख दिया। नितिन, व्योम को मत अंडरस्को। शिवन्या कह ही रही थी पर कॉल कट हो गया। उसे अब व्योम पे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। ये व्योम मेरी फैमिली का गलत फायदा उठा रहा है। मेरी फैमिली की इमोशन के साथ खेल रहा है। नहीं, मैं उसे अब ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। मैं उसे खुद से और अपने परिवार से दूर, बहुत दूर रखूंगी। ये बोलकर शिवन्या ने फिर एक नजर आशीष की फोटो की तरफ देखा, फिर घर चली गई। नितिन और माँ उसके ही आने का इंतजार कर रहे थे। शिवन्या भी रेडी होकर आ गई। उसने नितिन से पूछा, नितिन, तुम कह रहे थे कि व्योम भी आने वाला है, क्या वो नहीं आने वाला? नितिन ने खुश होकर कहा, दीदी, व्योम ने कहा है कि फिलहाल वो बिजी है, पर जैसे ही फ्री होगे वो आ जाएंगे। ये सुनकर शिवन्या को थोड़ी राहत हुई। फिर तीनों मॉल में जाकर शॉपिंग करने लगे। शिवन्या माँ और नितिन दोनों की शॉपिंग में काफी मदद कर रही थी। ऐसे ही 2 घंटे गुजर गए। अब तक शिवन्या ये मान चुकी थी कि व्योम यहाँ नहीं आने वाला, इसलिए अब वो खुद के लिए भी खुशी से शॉपिंग करने लगी। लेकिन शिवन्या की बुरी किस्मत की उसे एक दूर दूसरे कोने में राज दिख गया। उसकी किस्मत अच्छी थी कि अभी तक राज की नजर उस पर नहीं पड़ी थी। शिवन्या को राज की वो सारी पागलों वाली हरकतें याद आ गई। वो अंदर तक हिल गई थी। अब वो एक पल और वहां नहीं रुक सकती थी, वरना क्या पता राज उसके साथ क्या करेगा। वो माँ और नितिन को ढूंढने लगी।
उसे माँ तो मिल गई पर नितिन ठीक राज के सामने ही था जो शर्ट देख रहा था। शिवन्या अब बुरी तरह से डर गई थी। वो अभी तक भूली नहीं थी कि कैसे बेरहमी से राज ने उसे चाकू मारे थे। वो नितिन को राज से दूर ले जाना चाहती थी, पर राज के सामने वो ये नहीं कर सकती थी। हे शिव जी, मेरी मदद कीजिए। नितिन को उस पागल साइको से बचाइए, कुछ मदद भेजिए, प्लीज। शिवन्या मन ही मन ये सब बोल ही रही थी कि तभी राज और नितिन आपस में टकरा गए। राज और नितिन दोनों के ही कपड़े आपस में मिल गए। राज ने गुस्से में कहा, हे बेवकूफ लड़के, ये क्या किया तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्रांडेड कपड़ों को जमीन पर फेंकने की? तुम्हें पता भी है कि इनकी कीमत क्या है? ये सुनकर नितिन भी उसी टोन में बोला, हे जीनियस अंकल, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे अच्छे भले कपड़ों को नीचे फेंकने की? आपको पता भी है कि इनकी कीमत क्या है? ये सुनकर राज नितिन पे बुरी तरह भड़क गया। तभी शोभना ने आकर बात संभालते हुए कहा, अरे बेटा, गलती हो गई मेरे बेटे से, अब जाने भी दो। कपड़े ही तो है, इसे बच्चा समझ के माफ कर दो। राज ने अकड़ से कहा, ठीक है, अगर आप कहती है तो मैं इसे माफ कर देता हूँ, लेकिन मेरे कपड़ों का क्या? इसे कौन उठाएगा? ये सुनकर शिवन्या का खून खोल गया। एक लड़का उसी के सामने उसके प्यारे छोटे भाई और माँ की इंसल्ट कर रहा था और वो वही खड़े होकर देख रही थी। उसे खुद की बेबसी पर भी काफी गुस्सा आ रहा था। अब तक वहां काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। राज जानबूझकर जोर जोर से बोल रहा था। वहां खड़े सभी जैसे तमाशा देख रहे थे और नितिन और शोभना के बारे में तरह तरह की बातें बनाने लगे। अरे इतने महंगे मॉल में ये डाउन मार्केट लोग क्या कर रहे हैं? ऐसे लोगों को तो मॉल में घुसने ही नहीं देना चाहिए। बेकार में ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। हम वहां कई सारे सेल्समैन थे जो उन्हें अजीब से लुक्स दे रहे थे। नितिन और शोभना उन सब की बातें सुन रहे थे और सब देख भी रहे थे। उन्हें अब काफी बुरा लग रहा था और शर्म भी आ रही थी। नितिन ने बात खत्म करने के लिए आगे आकर राज के सारे कपड़े वापस कर दिए। राज ने अकड़ के साथ वो कपड़े नितिन और शोभना के सामने डस्टबिन में फेंक दिए और कहा, जिन कपड़ों पे तुम जैसे लोगों के गंदे हाथ लगे हो, उन्हें मैं तो क्या कोई भी पहनना पसंद नहीं करेगा, समझे? ये सुनते ही नितिन और शोभना के चेहरे पीले पड़ गए। जाहिर था कि वो इतने अमीर बिगड़े लड़के से बेवजह पंगा नहीं ले सकते थे, इसलिए चुपचाप अपनी बेइज्जती सहते रहे। ये सब देखकर शिवन्या की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे काफी बुरा लग रहा था। उससे अब ये सब और सहन नहीं हो रहा था। वो अपना एक कदम उठाने ही वाली थी कि राज के पीछे से किसी ने तेज धक्का दे मारा। राज सीधे शोभना के पैरों में जाकर गिरा। सभी हैरान होकर उसे देखने लगे। वो कोई और नहीं बल्कि व्योम था। व्योम गुस्से और जलन से भरा हुआ था। वो जब यहाँ आया तो अपनी शक्ति से यहाँ क्या हो रहा था सब देख लिया था। ना जाने क्यों पर उससे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। शिवन्या ने जब देखा कि व्योम उसके परिवार की मदद कर रहा था तो उसे काफी अच्छा लगा। इस बार वो दिल से खुश थी। राज ने जब देखा कि वो एक औरत के पैरों में आकर गिरा था तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो गुस्से से खड़ा हो गया और व्योम को धक्का दे दिया। सबको लगा था कि अब उन्हें लड़ाई और मारामारी देखने को मिलेगी। इन सबकी सोच से उलट व्योम अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला, पर राज बैक फोर्स से वापस नीचे गिर गया। कुछ देर पहले जो सब नितिन और शोभना का मजाक बना रहे थे, अब वो सब राज पर हंस रहे थे। नितिन और शोभना व्योम के उन्हें इंसल्ट से बचाने के लिए धन्यवाद की नजरों से उसे देख रहे थे, पर व्योम अब भी गुस्से में था। उसने राज को कॉलर से उठाया और बिना किसी दया के एक साथ 5 थप्पड़ जड़ दिए। वो इतने में ही नहीं रुका। व्योम ने राज के पहने हुए ब्रांडेड सूट और शर्ट को फाड़ डाला और उसे उसी डस्टबिन में सिर के बल फेंक दिया जहां पर उसने नितिन के उठाए हुए कपड़े पहन के थे। व्योम ने गुस्से से कहा, आगे से किसी से पंगा लेने से पहले ये जरूर पता कर लेना कि उसके परिवार में कौन कौन है, समझे? ये सब देखकर वहां खड़े सभी लोगों और सल्स पसंद का नितिन और शोभना के लिए नजरिया ही बदल गया। वो एकदम से उनके साथ इज्जत से पेश आने लगे। व्योम ने सबके सामने शोभना के पैर छुए। शोभना और नितिन को व्योम का ऐसा बर्ताव बहुत ही अच्छा लगा। वही लोग व्योम की तारीफें करने लगे। शिवन्या भी इस बार दिल से व्योम को थैंक यू बोलना चाहती थी। व्योम ने ये सब किसी मकसद से नहीं किया था। उसने इस बार अनजाने में ही सबका दिल जीत लिया था। व्योम बेटा, थैंक यू, अगर तुम नहीं आते तो वो लड़का पता नहीं और कितना तमाशा करता। व्योम ने शोभना के छलक रहे आंसुओं को पोंछा और इज्जत से कहा, माँ, अपने परिवार के लिए हम जितना भी करते हैं वो हमेशा कम ही होता है। आपको थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। नितिन ने व्योम को कसके गले लगाया और रोने लगा। उसे सच में काफी रोना आ रहा था।
धीरे धीरे लोग भी वहां से चले गए। शिवन्या भी व्योम के पास जाना चाहती थी पर राज अब भी वही था। व्योम शोभना और नितिन को पास के कैफे में ले गया ताकि वो उन्हें शांत कर सके। शिवन्या भी चोरी चुपके वहां आ गई। उसने कहा, माँ, नितिन, व्योम, चलो जल्दी से यहाँ से चलो। माँ और नितिन का अब वहां रुकने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए वो तुरंत मान गए। लेकिन व्योम ने शिवन्या की आवाज में डर को भांप लिया था, पर अभी उसने कुछ नहीं कहा। फिर सभी घर आ गए। व्योम ने माँ और नितिन दोनों को उनके रूम में छोड़ा, फिर वो शिवन्या के रूम में आ गया। वो जैसे ही आया, शिवन्या ने उसे कसके गले लगा लिया। वो व्योम के सीने पर सिर रखे रोने लगी। व्योम ने कुछ देर तक उसे शांत किया। शिवन्या ने सिसकियां लेते हुए कहा, व्योम, थैंक यू कि आज तुमने मेरे परिवार की मदद की। तुमने उनका इतने अच्छे से ध्यान रखा। मैं इसके लिए हमेशा तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। व्योम ने कुछ नहीं कहा। वो बस उसे प्यार से देखता रहा। शिवन्या ने आगे कहा, व्योम, मैंने जो कल रात तुम्हारे साथ बर्ताव किया, उसके लिए भी सॉरी। व्योम ने शिवन्या को बेड पर बिठाया और उसे गले लगाकर शांत करने लगा। कुछ देर बाद वो दोनों अलग हुए। अब जन शिवन्या अपने मन की सारी बातें बोल चुकी थी। उसे काफी हल्का महसूस हो रहा था। व्योम ने शिवन्या के सिर से अपना सिर टिकाया। उसके ऐसा करते ही शिवन्या को वापस उस पुराने शिव मंदिर की झलक दिखाई देने लगी। इस बार की झलक पहली बार की झलक से अलग थी। इस बार वो पुराना शिव मंदिर ताजे फूलों से सजा हुआ था। वही व्योम और शिवन्या प्यार और खुशी से एक दूसरे का हाथ थामे फेरे ले रहे थे। तभी व्योम की आवाज आए, शिवन्या, क्या तुम्हें अब भी कुछ भी याद नहीं? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैं बुरा हूं? व्योम के इस सवाल का शिवन्या के पास कोई जवाब नहीं था। वो अपने बीते हुए कल और आज में उलझ गई थी। उसे खुद भी नहीं पता कि वो क्या महसूस कर रही थी। व्योम उसके लिए एक अनजान पहेली के ज्यादा कुछ भी नहीं था। वो कैसे उस पर आंखें बंद करके भरोसा कर सकती थी? हाँ, व्योम के मिलने से पहले तक वो उससे काफी नफरत कर रही थी। अब पर व्योम के मिलने के बाद वो उससे बिल्कुल भी नफरत नहीं कर पा रही थी। शिवन्या के अंदर एक अजब सा सैलाब उमड़ रहा था। व्योम और शिवन्या दोनों कमरे में अकेले थे और बेहद पास थे। व्योम ने शिवन्या से पूछा, शिवन्या, क्या तुम्हें अब भी कुछ भी याद नहीं? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैं बुरा हूं? शिवन्या सोच में पड़ गई थी। वो आशीष और व्योम दोनों में उलझ गई थी। अगर शिवन्या ने व्योम को चुना तो उसे आशीष को भूलना होगा, और अगर उसने आशीष को चुना तो व्योम को। उसकी परेशानी और चुपकी से व्योम के दिल में काफी तेज दर्द हुआ। उसने आगे बढ़कर शिवन्या को किस कर लिया। वही शिवन्या ने इस बार कोई हरकत नहीं की। वही उनसे कोसों दूर एक बड़े आलीशान घर में यामिनी फोन पर बात कर रही थी। ऋत्विक बेटे, और कितने दिनों तक तू हमसे दूर रहेगा? अब तो घर आ जा बेटे, तेरी माँ तुझे देखना चाहती है। ऋत्विक ने कहा, अरे मॉम, मैं कहाँ आपसे ज्यादा दूर हूँ। रही बात घर आने की तो जैसे ही कंपनी का काम पूरा होगा मैं आ जाऊंगा। यामिनी ने जोर देते हुए कहा, मैं ये सब कुछ सुनना नहीं चाहती, तू बस जल्दी से घर आ जा। मेरे पास तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। पूछो क्या? ऋत्विक ने खुश होकर पूछा, वाह मॉम, गुड न्यूज। हाँ, बताइए क्या गुड न्यूज है? यामिनी ने भाव खाते हुए कहा, पहले तू यहाँ आ जा, फिर मैं तुम्हें ये खुशखबरी दूंगी, समझे? ऋत्विक ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, मॉम प्लीज, अब जब आपने आधी बात बताई ही है तो पूरी बात भी बता दीजिए, कम ऑन। यामिनी ने खुश होकर कहा, मेरे प्यारे राज दुलारे बेटे, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है। उसका नाम शिवन्या शास्त्री है। मैंने उसे तुम्हारे लिए पसंद कर लिया है। अब तू जल्दी से आ जा और उसे पसंद कर ले, ताकि हम तुम दोनों की शादी करवा सके। ये सुनकर ऋत्विक ने एक लंबी सांस ली। वो कुछ नहीं बोला। ऋत्विक अपनी माँ को बहुत अच्छे से जानता था। वो अपनी बात मनवाए बिना ना खुद चैन से बैठती थी और ना ही किसी और को चैन से बैठने देती थी। उसने हार मानकर नानुकुर किए बिना बस इतना कहा, ओके मॉम, जैसा आपको ठीक लगे। मैं कल तक आने की कोशिश करता हूँ। यामिनी ने खुश होकर कहा, ये हुई ना मेरे बेटे वाली बात। अच्छा ठीक है, तू घर आ जा, फिर हम आगे बात करेंगे। ये बोलकर यामिनी ने फोन रख दिया। अमन ने आकर पूछा, यामिनी क्या हुआ? ऋत्विक आ रहा है ना? यामिनी ने खुश होकर कहा, अरे आएगा कैसे नहीं, मैंने बुलाया है तो उसे आना ही पड़ेगा। शिवन्या अब बहुत जल्द हमारे पास होगी। बस एक बार ऋत्विक उसे पटा ले, फिर हमें कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। यामिनी और अमन आपस में बातें कर ही रहे थे तभी राज फटे हाल वहां आ गया। उसे देखकर यामिनी चीड़ गई। वो मुंह बनाते हुए बोली,
ए भिखारी, कहाँ घुसे जा रहा है? ये तेरे बाप का घर है क्या? चल बाहर निकल। अमन जी, आप यहाँ खड़े होकर क्या देख रहे हैं? उठा के बाहर पटको इस गंदे भिखारी को। राज ने अपनी टूटी फूटी आवाज में कहा। मॉम, ये मैं हूँ। ये सुनकर यामिनी और अमन दोनों ही राज की गौर से देखने लगे। अमन ने कहा, अरे हाँ, ये तो हमारा राज है। राज, ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? ये ऐसे टमाटर की तरह लाल क्यों है और तुम्हारे गाल इतने सूजे हुए क्यों है? राज ने कहा, आज मैं अपने कुछ काम से मॉल गया था। वहां एक लड़के ने मेरी धुलाई कर दी। उसने मुझे 6-7 थप्पड़ मारे और मुझे वही के डस्टबिन में फेंक दिया। ये सुनकर यामिनी उस पर बरस पड़ी। अरे कमीने, तो तू वहां क्या कर रहा था? तू उसे भी मजा चखा देता। हाथों में चूड़ियां पहन रखी थी क्या? नालायक, बेशर्मों की तरह मार खा के चला आया। छी। तभी वहां एक आदमी हाथ में एनवलप लेकर आया और यामिनी की तरफ बढ़ा दिया। यामिनी ने उसे खोलकर देखा। उसमें शिवन्या और व्योम की साथ में कुछ तस्वीरें थी। ये देखकर यामिनी का दिमाग और भी ज्यादा खराब हो गया। यामिनी ने गुस्से से कहा, अब ये क्या नई मुसीबत है? एक कम था जो अब ये भी हमारे रास्ते में टपक पड़ा। कौन है ये और क्यों है ये? अमन जी, अपने आदमियों को काम पर लगाइए। मुझे ये लड़का मरा हुआ चाहिए। अमन ने बड़े आराम से कहा। यामिनी जी, समझिए, बस हो गया। वही शिवन्या सोचने समझने के बाद बोली, देखो व्योम, बुरा मत मानना, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में जानती ही क्या हूँ। मैं ऐसे कैसे तुम पर भरोसा कर लूँ? हम एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते। मुझे लगता है कि हमें पहले एक दूसरे के बारे में सब जान लेना चाहिए। व्योम ने कहा, शिवन्या, तुम मेरे बारे में सब कुछ तो जानती हो। और क्या जानना है तुम्हें? तुम्हें आज नहीं तो कल मेरे लोक में, मेरी दुनिया में आना ही होगा। तुम अब मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो। तुम मुझे वो करने पर मजबूर कर रही हो को मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी करना नहीं चाहता। इससे पहले कि मैं कुछ गलत कर लूं, मान जाओ, वरना। शिवन्या अब व्योम को अजीब नजरों से देखने लगी। वो बोली, वरना? वरना क्या? व्योम, अपनी बात पूरी करो। व्योम ने बिना किसी भाव के कहा, वरना मैं तुम्हें अपनी मर्जी से, अपने तरीके से अपने साथ ले जाऊंगा। ये सुनकर शिवन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। ये बोलकर व्योम कमरे से बाहर चला गया और शिवन्या वहीं बैठकर रोने लगी। शाम के समय नितिन को जयेश का फोन आया। नितिन बेटे, मुझे अभी एक जरूरी मीटिंग में जाना है और मैं कुछ जरूरी पेपर्स घर पे भूल गया हूँ। तो मेरा एक काम करो, तुम जल्दी से शोभना से कहकर वो पेपर्स शानदार होटल ले आओ। मैं अभी कुछ देर में वहां आ रहा हूँ। ठीक है, बोलकर नितिन ने फोन रख दिया और चिल्लाते हुए माँ से कहा, माँ, पापा ने आपको कुछ जरूरी पेपर्स दिए हैं, वो मुझे चाहिए। पापा का फोन आया था, तो उन्हें वो पेपर्स चाहिए। लाई कहकर शोभना ने वो पेपर्स नितिन को पकड़ा दिए। तभी शिवन्या भी वहां आ गई। उसने कहा, नितिन चल, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, वैसे भी मैं काफी बोर हो रही थी। नितिन ने भी हाँ में गर्दन हिला दी। वो दोनों फिर शानदार होटल के लिए निकल गए। उन्होंने वहां पहुंचकर जयेश को फोन किया। पापा, आप कहाँ पहुंचे? हम यहाँ आ गए हैं। पापा ने कहा, तो बेटा रूम नंबर 808 में आ जाओ, मैं यहीं पर हूँ। नितिन ने ये बात शिवन्या को कही और वो दोनों लिफ्ट में चले गए। जब वो दोनों 808 में पहुंचे तो शिवन्या ने अपनी शक्ति से 809 में पायल और निशांत को देख लिया। शिवन्या चौंक गई। हे शिव जी, ये पायल इतनी रात को ऐसे होटल में, वो भी इस निशांत के साथ यहाँ क्या कर रही है? और पायल के पास ये आदमी लोग कौन है? ये ऐसे रो क्यों रही है? ये सब क्या हो रहा है उसके साथ? नितिन ने कहा, दीदी आप यही रुको, मैं ये फाइल पापा को देकर आता हूँ। शिवन्या ने हाँ कहा और नितिन 808 में चला गया। शिवन्या अपनी सोच से बाहर आए, फिर वो रूम नंबर 809 के बाहर खड़ी हो गई। शिवन्या को अंदर झांकने की भी जरूरत नहीं थी। वो ऐसे ही बाहर खड़ी होकर रूम के अंदर चल रहा सब कुछ आसानी से देख भी पा रही थी और सब सुन भी पा रही थी। जैसे जैसे वक्त बीता, शिवन्या का अंदर से खून खोल गया। उसकी आंखों का रंग बदलने लगा। उसका शरीर मानो गुस्से से जल रहा था। उसकी शरीर में जैसे खून के साथ नई ऊर्जा बह रही थी। ये सब कुछ हो ही रहा था कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी शिवन्या ने उम्मीद भी नहीं की थी। वही रूम के अंदर पायल सिसक सिसक के रो रही थी। वो दया की नजरों से निशांत को देख रही थी। उसे ऐसे देखकर ये बताना मुश्किल नहीं था कि निशांत उससे जबरदस्ती अपनी बात मनवा रहा था। उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी और हाथों में पैसों से भरे बैग। वही कुछ 3 आदमी पायल के आसपास बैठे थे जो कि काफी खुश लग रहे थे। फिर निशांत ने कहा, मिस्टर खन्ना, तो अब हमारी ये डील पूरी हुई। मुझे पूरा यकीन है कि आप पायल से निराश नहीं होगे।
मिस्टर खन्ना ने पायल की तरफ देखकर कहा, यकीनन मैं इससे निराश बिल्कुल भी नहीं हूं। मैंने तुम्हें तुम्हारी पूरी कीमत दे दी है, तो अब से पायल हमारी हुई। निशांत ने कहा, ऑफ कोर्स नाउ शी इज ओनली बिलोंग्स टू यू। पायल ने रोते हुए कहा, निशांत प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ। मैंने क्या बिगड़ा है तुम्हारा? क्यों तुम मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? थोड़ा रहम करो मुझ पर। मैं अपने परिवार की इकलौती बेटी हूं। अगर उन्हें ये सब पता चला तो वो जीते जी मर जाएंगे। निशांत ने कहा, मरना है तो मरे, मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम मेरी बात अच्छे से समझ लो, तुम्हारे परिवार के लिए मैं तुम्हारा मंगेतर हूं, और अगर तुमने मुझसे शादी करने से इनकार किया या ना नुकुर की, तो मैं तुम्हारा वो वीडियो वायरल कर दूंगा, समझी? अब से तुम वो ही सब करोगी जो मैं तुमसे कहूंगा। अब से तुम मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो। मैं तुम्हें जिसके भी साथ जाने को कहूंगा, तुम्हें जाना पड़ेगा, समझ गई? पायल अब जोर जोर से रोने लगी। इतने में पास बैठे मिस्टर राणा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अपने पास खींच लिया। ये सब देखकर वहां बैठे सभी लोग मुस्कुराने लगे। तभी मिस्टर खन्ना ने प्यार से पायल के गाल को सहला दिया, जिससे पायल बुरी तरह से सहम गई। अपनी आंखों के सामने ये सब होता देखकर शिवन्या खुद को शांत कैसे रख सकती थी? पायल उसके स्कूल के समय की दोस्त थी। वो उसके बुरे वक्त में कैसे उसका साथ छोड़ सकती थी? उसने गुस्से से दरवाजे को धक्का मारने की कोशिश की। उसी समय पीछे से किसी ने आकर शिवन्या को पकड़कर 810 में धकेल दिया। ऐसा कुछ होने की शिवन्या ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। शिवन्या ने जब देखा कि वो कौन था, इसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। शानदार होटल में रूम नंबर 810 में शिवन्या झटके के साथ अंदर आ गई। उसके आते ही दरवाजा जोर से बंद हो गया। दरवाजे की ऐसी आवाज सुनकर शिवन्या डर गई। उसने एक लंबी सांस ली और पलटकर देखा कि वो कौन था जो उसे ऐसे यहां पर लेकर आया था। शिवन्या ने जब वहां दो लोगों को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो दोनों कोई और नहीं बल्कि श्लोक और मोक्ष थे। दोनों ही अदब से सिर झुकाकर खड़े थे। उसके ऐसे व्यवहार से शिवन्या का थोड़ा डर कम हुआ। उसने खुद को शांत किया, फिर वो उसके पास आकर बोली, तुम दोनों श्लोक और मोक्ष हो, है ना? ये सुनकर दोनों ही बड़े इज्जत से हाँ में सिर हिला दिया। अब शिवन्या चैन की सांस लेने लगी। उसने फिर पूछा, तो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? पहले जब मैंने देखा था तो यहाँ कोई भी नहीं था, और मुझे ऐसे यहाँ पर क्यों लेकर आए? श्लोक ने कहा, नागरानी, हमें यहाँ पर नागराज व्योम ने भेजा था, आपकी रक्षा करने के लिए। हमें आपको यहाँ लाने के लिए उन्होंने ही कहा था। शिवन्या ने आगे पूछा, क्या तुम सब मुझ पर नजर रख रहे थे? मोक्ष ने कहा, नहीं नागरानी जी, नागराज व्योम को आपको देखने के लिए किसी की जरूरत नहीं, वो आपको कहीं से भी देख सकते हैं। ये सुनकर शिवन्या की आंखें बड़ी हो गई। वो मन में सोचने लगी, ये व्योम, क्या सच में वो मुझे कहीं से भी देख सकता है? क्या इसका मतलब ये है कि वो हमेशा मुझ पर नजर रखता है? आने दो उसे तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी। वो कुछ देर रुकने के बाद फिर बोली, क्या सच में व्योम ने तुम दोनों को मेरे पास भेजा है? मेरी रक्षा करने के लिए? पर किससे? भला मुझे किससे खतरा है? श्लोक ने कहा, नागरानी, इंसानी दुनिया में हमारी शक्तियां काफी कमजोर हो जाती हैं। ऐसे में हमारे कई सारे दुश्मन हमारी इस कमजोरी का गलत फायदा उठाते हैं। हमारे नागलोक के कई सारे लोगों को इंसानी दुनिया में मार दिया गया है, और अब आप हमारी होने वाली नागरानी है, इसलिए आपकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। हमें डर है कि कोई दुश्मन आपको फिर से ना मार दे। ये सुनकर शिवन्या जैसे जम गई। उसके कान में आखिरी के ही शब्द गूंज रहे थे, आपको कोई फिर से ना मार दे। शिवन्या ये सब सोच ही रही थी कि उसके कानों में पायल की रोने की आवाज आने लगी। शिवन्या ने बाजूवले रूम की ओर देखा। पायल बेड पर थी और उसे वो तीन आदमी घेरे खड़े थे। उन्हें देखकर कोई भी बता सकता था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था। वहीं निशांत बस नोटों की गड्डियां गिनने में व्यस्त था। ये देखकर शिवन्या की सांसें अटक गई। उसे पायल की ऐसी हालत देखकर रोना आ रहा था। उसने एक नज़र श्लोक और मोक्ष को देखा, जिन्हें पायल की ऐसी हालत से कोई भी मतलब नहीं था। उन दोनों के बर्ताव से शिवन्या समझ गई कि वो पायल के लिए कुछ नहीं करने वाले थे। शिवन्या दरवाजे की ओर जाने लगी, तभी वो दोनों इसके आगे आकर खड़े हो गए। श्लोक ने शांति से कहा, नागरानी शिवन्या, आपकी शक्तियां अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर है। ऐसे में आप लोगों के सामने ना ही आए तो अच्छा होगा। जब तक आप इंसानी दुनिया में है, आप अपनी शक्ति इस्तेमाल ना ही करें तो बेहतर होगा। इससे हमारे कई सारे दुश्मनों को हमारे यहाँ होने का पता चल सकता है। शिवन्या ने कहा, मुझे तुम लोगों की शक्ति की कोई जरूरत भी नहीं है। मैं बिना किसी शक्ति के भी अपनी दोस्त को बचा सकती हूँ, तो अब हटो मेरे रास्ते से।
मोक्ष ने कहा, ऐसा हो सकता है, लेकिन फिलहाल आपका अपनी शक्तियों पर कोई भी काबू नहीं है, तो हम आपको ऐसा नहीं करने दे सकते। वही 809 में पायल के साथ बुरा होना शुरू हो गया था। इससे शिवन्या को उन लोगों पर और इन दोनों पर काफी तेज गुस्सा आ रहा था। शिवन्या अब जोर देते हुए कहने लगी, देखो, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या होगा, लेकिन मैं ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठे नहीं रह सकती। मेरी दोस्त मुसीबत में है और मुझे उसे बचाने जाना होगा, समझो मेरी बात को। श्लोक ने कहा, हम आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम सिर्फ नागराज के हुक्म का पालन कर रहे हैं, इसलिए हमें माफ कीजिए। शिवन्या फिर श्लोक और मोक्ष को धक्का देकर बाहर जाने लगी। जाहिर था कि शिवन्या को ऐसा करता देख वो दोनों खुद से ही पीछे हो गए। वो गलती से भी उसे चोट नहीं पहुंचा सकते थे। शिवन्या ने जैसे ही दरवाजा खोला और बाहर निकलने ही वाली थी, उसे बाहर से अपनी और नितिन की आवाज सुनाई दी। शिवन्या हैरानी से बाहर देखने लगी। बाहर वो खुद और नितिन खड़े थे जो कि जाने ही वाले थे। ये देखकर शिवन्या का दिमाग ही सुन्न हो गया। वो लंबी लंबी सांसें लेने लगी। मोक्ष ने कहा, नागरानी, ये जिया है। ये भी हमारी तरह ही इच्छाधारी नागिन है, जिसे नागराज व्योम ने खास आपके लिए भेजी है। आप अपने भाई की फिक्र ना करें, जिया उसे सही सलामत घर ले जाएगी, और अब आपको हम घर छोड़ देंगे। ये सुनकर शिवन्या की जान में जान आई। वही अब तक पायल के साथ काफी बुरा हो चुका था। शिवन्या ने आने में काफी देर कर दी थी। उसे सच में पायल के लिए काफी बुरा लग रहा था। वो वही दरवाजे पर घुटनों के बल बैठ गई और रोने लगी। हे शिव जी, ये पायल के साथ आपने क्या अनर्थ कर दिया। इतने अच्छे लोगों के साथ आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो आपकी कितनी पूजा करती है, कितना मानती है, फिर भी आप उसके साथ ये सब होने दे रहे हो। क्यों, आखिर क्यों? यही सब सोचते सोचते शिवन्या एकदम से खड़ी हो गई और 809 की डोरबेल बजाई। जाहिर था कि निशांत ने ही दरवाजा खोला। अपने सामने शिवन्या और दो पहलवान जैसे आदमी देखकर निशांत डर ही गया। शिवन्या ने जोर से निशांत को धक्का दे मारा और सीधे बेडरूम में चली गई। उसके इशारा करते ही श्लोक और मोक्ष उन तीनों को पीटने लगे। शिवन्या ने पायल के कपड़े उसे दिए और उसे पहनने में उसकी मदद करने लगी। पायल भी खुशी और शर्म से उसे देख रही थी। शिवन्या पायल को बेडरूम से बाहर लाए। अब बेडरूम का दरवाजा अंदर से बंद हो गया और जोर जोर की चिल्लाने की आवाज बाहर आने लगी। हॉल में निशांत को सामने खड़ा देखकर पायल डर के शिवन्या के पीछे छुप गई। निशांत अब तक गुस्से से पागल हो गया था। शिवन्या ये दूसरी बार उसके रास्ते का रौड़ा बनी थी। उसने पास रखा फ्रूट का चाकू लिया और शिवन्या के पेट की तरफ बढ़ा दिया। शिवन्या ने बड़े आराम से इस बार निशांत का हाथ पकड़ा और बाजू से मरोड़ दिया। इससे निशांत 2 कदम पीछे हो गया। तभी शिवन्या ने जोर से बीच में लात मार दी। निशांत अब जमीन पर पड़ा तड़प रहा था, लेकिन पायल और शिवन्या को उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया। शिवन्या ने निशांत का फोन लिया और A to Z सब कुछ डिलीट कर दिया। बाद में शिवन्या पायल को उसके घर तक छोड़ने गई। घर पहुंचने के बाद पायल ने उसे गले लगा लिया और रोते हुए कहा, शिवू, थैंक यू सो मच। आज अगर तुम नहीं आती तो मेरी पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो जाती। मैं इसके लिए हमेशा तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। शिवन्या ने भी रोते हुए कहा, पायल, आई एम सॉरी कि मैं सही वक्त पर पहले ही तुम्हारे पास नहीं आ पाए। इसमें सारी गलती मेरी है। अगर मैंने तुम्हें पहले ही निशांत के बारे में सब बता दिया होता तो आज इतना सब तुम्हारे साथ नहीं होता। पायल ने कहा, नहीं शिवू, मेरे साथ को हुआ, मैं उसी के लायक थी। मैंने ही तुमसे दोस्ती तोड़ दी थी और तुमसे सारे कॉन्टैक्ट्स भी तोड़ दिए थे। शिवन्या ने उसे शांत करते हुए कहा, पायल, तू अब ये सब भूल जा और कल के कल ही निशांत के साथ अपना रिश्ता तोड़ दे, नहीं तो इस बार मैं तुमसे दोस्ती तोड़ दूंगी। पायल ने कहा, नहीं नहीं, फिर से नहीं, अब कोई अपनी दोस्ती नहीं तोड़ेगा। मैं कल ही अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात करूंगी। एक बार फिर से थैंक यू। दोनों फिर अलग हुई। पायल जब तक घर के अंदर नहीं चली गई, शिवन्या वहीं खड़ी रही। फिर जब वो पलटी तो सामने व्योम उसे गुस्से से देख रहा था। उसका पूरा चेहरा लाल हो रखा था। उसे ऐसे देखकर शिवन्या को श्लोक और मोक्ष का ख्याल आया, जिन्हें वो वही भूल गई थी। शिवन्या किसी मासूम बच्चे की तरह सिर नीचे झुकाए व्योम की तरफ आगे बढ़ी। वो खुद से ही बोली, हे शिव जी, अभी ये क्या आफत है। पहले से मुसीबतें क्या कम थी जो अब व्योम की डांट भी सुननी पड़ेगी। प्लीज शिव जी, बचा लो मुझे इस व्योम से, पता नहीं क्या क्या सुनाएगा मुझे। शिवन्या के पास आते ही व्योम ने उसे कसके गले लगा लिया। शिवन्या पहले तो झेप गई, फिर मन में सोचा, ओह थैंक यू शिव जी, लगता है मेरा मासूम सा चेहरा देखकर व्योम का गुस्सा पिघल गया। थैंक यू।
शिवन्या के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई, पर अफसोस ये ज्यादा देर तक नहीं रह पाए। व्योम शिवन्या को और भी ज्यादा कसके गले लगाने लगा। अब शिवन्या का माथा ठनका। वो ऐसे अपना गुस्सा निकाल रहा था। शिवन्या उससे अलग होने की कोशिश करने लगी। व्योम, व्योम, ये तुम क्या कर रहे हो? प्लीज मुझे छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। व्योम। शिवन्या की दर्द भरी आवाज सुनने बाद ही व्योम ने उसे छोड़ा, लेकिन अपने से दूर नहीं जाने दिया। व्योम को समझ आ गया था कि अब शिवन्या का इंसानी दुनिया में रहना आसान नहीं होगा। अब उसे किसी भी तरह शिवन्या को अपनी दुनिया में ले जाना ही होगा। व्योम ने कहा, शिवन्या, अब बस बहुत हुआ तुम्हारा, जितनी मनमानी तुम्हें करनी थी तुमने कर ली। अब तुम मेरे साथ चलो मेरे लोक में, अब ये दुनिया तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। व्योम की बातें सुनकर शिवन्या डर गई। वो पूरा जोर लगाकर व्योम से अलग हुई और जोर से कहने लगी, व्योम, मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी होने वाला है। ये सब सिर्फ तुम्हारे दिमाग की ही उपज है, समझे? मैंने यहाँ अपनी जिंदगी के पूरे 23 साल जिए हैं और मुझे यहाँ कोई तकलीफ या परेशानी नहीं है, समझे तुम? मैं अपने परिवार को छोड़कर तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली। तुम बस मेरी जिंदगी से चले जाओ। ये बोलकर शिवन्या वहां से भागने लगी। जाहिर था कि व्योम के लिए उसे पकड़ना बहुत ही आसान था। व्योम ने उसे पीछे से पकड़कर उठा लिया। अब शिवन्या के दोनों पैर हवा में झूल रहे थे। शिवन्या छटपटाने लगी। छोड़ो मुझे, व्योम, जाने दो मुझे, कोई है, बचाओ। शिवन्या जोर जोर से चिल्लाने लगी। शिवन्या की किस्मत उस समय अच्छी थी जो वो अब तक पायल की गली से बाहर निकलकर मेन रोड पे आ रही थी। तभी वहां एक लड़का आया। वो पहनावे से कोई वॉचमैन लग रहा था। शिवन्या ने उससे मदद मांगते हुए कहा, सुनिए भैया, प्लीज मुझे इस आदमी से बचाइए, ये मेरा किडनैप करने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर वो वॉचमैन अपना डंडा व्योम की तरफ करके उसे मारने लगा। हेया, तुम जो कोई भी हो, इस लड़की को अभी के अभी छोड़ दो, जाने दो इसे, छोड़ो। व्योम को उसके डंडे का कोई असर नहीं हुआ, इसलिए उसने कुछ नहीं किया, लेकिन गलती से वो डंडा शिवन्या के हाथ पे लग गया। शिवन्या रोते हुए चिल्लाने लगी, आ मम्मा आओ। व्योम को ये देखकर काफी तेज गुस्सा आ गया और उसने अपने एक हाथ से उस वॉचमैन का गला पकड़ लिया। शिवन्या अब भी व्योम की बाहों में ही थी। उसने जब ऊपर देखा तो वो भी हैरान हो गई। अचानक ही उसे आशीष की मौत याद आ गई। शिवन्या को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। वो व्योम से कहने लगी, व्योम, ऐसा मत करो, छोड़ दो इसे, प्लीज मेरी बात मानो, इसे मत मारना, प्लीज जाने दो इसे। व्योम ने एक नजर शिवन्या पर डाली। उसकी आंखें आंसुओं से पूरी भीग गई थी। व्योम ने कड़क आवाज में कहा, मैं इसे सिर्फ एक ही शर्त पे जिंदा छोड़ सकता हूँ, मेरे साथ चलो, वरना अंडिस्को। शिवन्या एकदम से चुप हो गई। उसने एक नजर उस वॉचमैन को देखा। वो एक जवान लड़का था, करीब 30-32 साल का। उसके हाथ में एक खूबसूरत सी रिंग थी जो ये बताती थी कि उसकी सगाई हो गई थी। वो लड़का बोला, हे आदमी, छोड़ दो हमका और इस छोकरी को भी, हम पुलिस में तोरी शिकायत करूंगा। हमें छोड़ दो वरना तारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझ लो, अंडरस्को। तुम घबराओ नहीं बहन, हम तारे साथ हूँ। हम तारे को कच्छू नहीं होने दूंगा। हमरे रहते ये तोरे साथ कच्छू नहीं कर पाएगा। ये सब सुनकर शिवन्या को नितिन की याद आ गई। वो उसे अब कैसे मरने से सकती थी। तभी वो लड़का दर्द के मारे कराहने लगा। उसका चेहरा अब लाल होने लगा। व्योम ने शिवन्या को डराने के लिए उस लड़के को हवा में लटका दिया। ये देखकर शिवन्या बुरी तरह से डर गई। उसे अब सच में लग रहा था कि व्योम सच में आशीष की तरह ही इसे भी मार देगा। शिवन्या ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, व्योम, छोड़ दो उसे, प्लीज जाने दो उसे। व्योम ने फिर कड़क आवाज में पूछा, तो फिर तुम जल्दी से हाँ कह दो, मेरे साथ आने के लिए मान जाओ। ये सुनकर शिवन्या रोने लगी। अब उसे खुद में और उस लड़के में किसी एक को चुनना था। वो परेशान हो गई थी। वहीं लंदन में एक बड़े आलीशान घर में ऋत्विक टहल रहा था। जाहिर था यामिनी के शादी का धमाकेदार बम फोड़ने के बाद उसकी नींद उड़ गई थी। वो अब किसी तरह से शिवन्या से पीछा छुड़ाना चाहता था। ऋत्विक के लाख बार पूछने पर भी यामिनी ने उसे शिवन्या की कोई भी जानकारी नहीं दी थी। इसलिए अब ऋत्विक बस शिवन्या को इमेजिन ही कर सकता था। वो बस यही सोचे जा रहा था कि कौन होगी शिवन्या, कैसी होगी शिवन्या। वो जितना ज्यादा शिवन्या के बारे में सोच रहा था, उसके दिल की धड़कनें उतनी ही तेज हो रही थी। वो खुद से ही बोला, शिवन्या, तुम जो कोई भी हो, अगर तुम्हें मेरी माँ ने पसंद किया है तो तुम यकीनन बहुत ही खास होगी। मैं बहुत ही जल्द आऊंगा तुम्हारे पास, तब तक मेरा इंतजार करना।
ये बोलते हुए ऋत्विक के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई थी। आधी रात में शिवन्या व्योम की पकड़ में थी। वही एक लड़का जो शिवन्या को व्योम से बचा रहा था, पर जाहिर था कि वो व्योम के सामने कुछ भी नहीं था। शिवन्या व्योम को उसे छोड़ देने की मिन्नतें कर रही थी। व्योम ने शिवन्या को उन दोनों में से किसी एक को चुनने को कहा। व्योम ने लगभग धमकी देते हुए कहा, शिवन्या, या तो तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ मेरी दुनिया में चलोगी या फिर मैं इसे मार दूंगा। अब जल्दी से सोचकर बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। शिवन्या ने एक नज़र उस अनजान लड़के को देखा जो सिर्फ उसे ही बचाने के बारे में सोच रहा था। शिवन्या को उसमें नितिन की छवि दिखाई दे रही थी। वो सोचने लगी, हे शिव जी, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो आप? मैं भला किसे चुन सकती हूँ? मैं इसे मरता हुआ भी नहीं देख सकती और ना ही अपने परिवार से दूर जा सकती हूँ। अब मैं क्या करूँ? शिवन्या बस रोए जा रही थी। शिवन्या ने व्योम को रोते हुए पूछा, व्योम, आखिर तुम मुझे यहाँ से क्यों ले जाना चाहते हो? मैं सच में यही रहना चाहती हूँ, और वो भी हमेशा के लिए। व्योम शिवन्या की ये हालत समझ रहा था। उसे भी काफी बुरा लग रहा था। उसने शिवन्या को समझाते हुए कहा, शिवन्या, तुम्हारी शक्तियां अब बहुत तेजी से जागृत हो रही है। तुम जितने भी दिन और यहाँ रहोगी, कई लोगों को तुम्हारे यहाँ होने का पता चल जाएगा और वो तुम्हें मार देंगे। तुम्हारी शक्तियां तुम्हें तो एक बार के लिए बचा भी सकती हैं, पर तुम्हारे परिवार को नहीं। तुम्हारी वजह से किसी दिन तुम्हारे पापा, माँ, नितिन सबको अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। तुम्हें शायद यकीन ना हो, पर कई बुरे लोगों को अब तुम्हारे बारे में पता चल भी गया है और अब वो बहुत ही जल्द तुम तक पहुंच भी जाएंगे। अगर तुम उनके हाथ लग गई तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। तुम्हें ये सब समझना होगा। खुद के लिए और अपने परिवार के लिए तुम्हें अपने परिवार को छोड़ना ही होगा, इसी में सबकी भलाई है। शिवन्या सोच में पड़ गई। मेरे परिवार को किसी से खतरा है और उसकी वजह मैं खुद हूँ। ये कैसे हो सकता है? क्या कोई सच में एक दिन मेरे परिवार को मार देगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। शिवन्या बस चुपचाप सोचे जा रही थी। उसका कोई भी जवाब ना मिलने पर व्योम को काफी तेज गुस्सा आया। उसने झटके से शिवन्या को छोड़ दिया और उस वॉचमैन को भी सीधा जमीन पर पटक दिया। फिर उसके सिर पे जोर से अपना पैर रख दिया। उसके ऐसा करते ही वो लड़का जोर से चिल्लाने लगा। उसकी बुरी किस्मत थी कि वो जहां पर खड़े थे वहां सिर्फ एक खुली सड़क थी, और वो भी एकदम सुनसान। इसलिए कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आ सकता था। शिवन्या ने कुछ सोचकर व्योम का हाथ पकड़कर कहा, व्योम, मैं तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। अगर मैं एकदम से गायब हो गई तो घर वाले परेशान हो जाएंगे। मेरी बात को समझो। व्योम ने प्यार से उसके चेहरे पर हाथ रखकर कहा, तुम उनकी फिक्र मत करो। तुम्हारे मेरे साथ जाने के बाद जिया तुम्हारी जगह ले लेगी और किसी को भी तुम्हारे वजह से परेशानी नहीं होगी। जिया का नाम सुनकर शिवन्या को अपनी हमशक्ल याद आ गई। उसे ये भी याद आया कि नितिन अपनी ही बहन को पहचान नहीं पाया था। अब शिवन्या की अपने परिवार की चिंता कम हुई। उसने एक नज़र फिर से उस लड़के को देखा और एक लंबी सांस ली। शिवन्या ने आखिर में तय कर लिया था कि उसे क्या करना है। उसने कहा, ठीक है व्योम, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ऐसा ही सही। मैं तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही व्योम के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, पक्का? तुम मान गई? बाद में अपनी बात से पीछे मत हटना। शिवन्या ने कहा, मैं नहीं हटूंगी, अब प्लीज इसे जाने दो। ये सुनकर व्योम ने हामी भर दी और उस लड़के को खड़ा किया। व्योम ने उसके माथे पर हाथ रखा और कुछ बड़बड़ाने लगा। करीब 2 मिनट बाद उस लड़के को लगे सारे घाव और निशान अपने आप भर गए और वो ऐसे चला गया जैसे अभी कुछ हुआ ही ना हो। शिवन्या ने हैरानी से पूछा, व्योम, उसे क्या हुआ? वो एकदम से ऐसे कैसे चला गया? व्योम ने खुश होकर कहा, मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस कुछ देर पहले हुई सारी बातें उसे भुला दी। ये सुनकर शिवन्या की आंखें बड़ी हो गई। वो कुछ समझ पाती तभी व्योम उसके बेहद पास आ गया और प्यार से बोला, तो अब हम चले? मुझे पूरा यकीन है कि तुम वहां जाकर बहुत खुश होगी। ये सुनकर शिवन्या का मुंह लटक गया। उसने हिम्मत करके कहा, व्योम, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है जिसे तुम्हें माननी पड़ेगी। ये सुनकर व्योम सोच में पड़ गया। वो थोड़ा नर्वस होकर पूछने लगा, हाँ, तो बोलो, क्या शर्त है तुम्हारी? शिवन्या ने लंबी सांस लेकर कहा, जब तक मैं अपनी हाँ ना कहूं हम शादी नहीं करेंगे। ये सुनकर व्योम गुस्से से भर गया। उसका चेहरा एकदम से डरावना और काला हो गया। ये देखकर शिवन्या 2 कदम पीछे हो गई। व्योम ने तिलमिलाते हुए कहा, शिवन्या, मैं तुम्हारी ये बात नहीं मान सकता, बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई और शर्त हो तो बोलो, इसके अलावा मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता हूँ।
पर ये नहीं। ये सुनकर शिवन्या सोच में पड़ गई। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, ठीक है, अगर तुम मेरी ये बात नहीं मान सकते तो मेरी अब एक ही दूसरी शर्त है, जब तक मैं राजी ना हूं तुम मेरे करीब नहीं आओगे। अब तुम्हें मेरी ये बात तो माननी ही पड़ेगी। ये सुनकर व्योम सोच में पड़ गया। कुछ देर तक उसने सोचा, वो इन सब के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। शिवन्या को उम्मीद थी कि व्योम अब शायद उसे ले जाने का ख्याल छोड़ देगा, पर उसका आज का दिन ही खराब था कि व्योम ने कहा, ठीक है शिवन्या, जब तक तुम नहीं चाहोगी मैं तो क्या, कोई भी तुम्हारे पास नहीं आएगा। ये सुनकर शिवन्या की बची कूची हिम्मत भी टूट गई। शिवन्या ने जानबूझकर ऐसी शर्त रखी थी कि व्योम को उसे मना करना ही पड़ता, पर अब उसके पास पीछे हटने का कोई मौका भी नहीं बचा था। शिवन्या आगे कुछ कहती, इतने में व्योम ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहीं ले जाने लगा। शिवन्या ने व्योम को रोकते हुए कहा, व्योम, मेरी बात सुनो। अब क्या हुआ शिवन्या? व्योम ने पीछे मुड़कर कहा। शिवन्या ने छोटा सा चेहरा बनाकर व्योम से कहा, व्योम, मैं तुम्हारे साथ जाने से पहले अपने परिवार को आखिरी बार देखना चाहती हूँ। व्योम ने ध्यान से उसे देखा। शिवन्या सच में उस वक्त बहुत प्यारी लग रही थी। व्योम शिवन्या को मना करना चाहता था, पर वो ऐसा कुछ कर नहीं पाया। उसने हामी भरते हुए कहा, ठीक है, चलो। दरअसल व्योम खुद भी उन्हें आखिरी बार देखना चाहता था। कुछ ही देर में वो दोनों घर आ गए। शिवन्या और व्योम पहले जयेश और शोभना के पास आए। उन्हें देखकर शिवन्या को रोना आ गया। वो मन में बोली, पापा, माँ, मैं आपसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। मैं आप दोनों को बहुत याद करूंगी। माँ, पापा, मैं आपको आखिर बार गले लगाना चाहती हूँ। प्लीज मुझे माफ करना कि मैं आपको इस तरह से छोड़कर जा रही हूँ। मेरा यकीन मानिए, मैं आपको, इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाना चाहती, पर मैं मजबूर हूँ। जब तक मैं यहाँ रहूंगी, आप पर, मेरे आसपास रहने वाले लोगों पर खतरा बना रहेगा और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। हो सके तो मुझे इसके लिए माफ कर देना। आई लव यू सो मच इन द होल वर्ल्ड एंड आई मिस यू सो मच। शिवन्या अब और भी ज्यादा रोने लगी। वही व्योम ने भी मन में कहा, माँ, पापा, आपने मुझे अब तक जितना भी प्यार दिया उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं शिवन्या को अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगा। मैं दुनिया की सारी खुशियां दूंगा और कभी उसे कोई दर्द या तकलीफ नहीं होने दूंगा। व्योम ने शिवन्या को देखा और जाने का इशारा किया। शिवन्या वहां से जाना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, पर व्योम उसे हाथ पकड़कर बाहर ले गया। फिर दोनों नितिन के पास आए। शिवन्या ने नितिन के पास बैठकर उसके सिर को प्यार से सहलाया, फिर उसे एक किस दी। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। वो उससे बोली, नितिन, मेरे प्यारे भाई, मुझे माफ कर देना कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। काश कि मैं जाने से पहले तुम सबको ये बता पाती कि मैं तुम सबसे कितना प्यार करती हूँ। नितिन, मेरे भाई, मेरे जाने के बाद माँ, पापा और इस घर का अच्छे से ख्याल रखना। व्योम को भी नितिन से दूर जाने के लिए काफी दुख हो रहा था। नितिन ने उसे बीते दिनों में बहुत ज्यादा प्यार दिया था। फिर व्योम और शिवन्या घर के मंदिर में आए। शिवन्या ने दिया जलाया और कहने लगी, हे शिव जी, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं आज अपने ही परिवार के लिए अब खतरा बन गई हूँ। आज मेरा परिवार मेरी ही वजह से खतरे में है। ऐसा क्यों किया भगवान? आखिर क्यों? आप आखिर करना क्या चाहते हैं मेरे साथ? हे शिव जी, प्लीज प्लीज मेरे यहाँ से जाने के बाद मेरे परिवार का ध्यान रखना। अगर इस परिवार को कुछ भी हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अब इस परिवार की जिम्मेदारी मैं आपको सौंपती हूँ। वही व्योम ने अपने मन में कहा, हे महादेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरी माया को फिर से इस दुनिया में लाए। इस सब चाहे जो हो जाए, मैं माया को कभी खुद से दूर नहीं करूंगा, कभी उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैंने पिछली बार जितनी भी गलतियां की वो सब मैं सुधारूंगा। एक बार फिर से शिवन्या को मेरे पास भेजने के लिए आपका धन्यवाद। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। अब शिवन्या और व्योम दोनों शिवन्या के रूम में आए। वह दूसरी शिवन्या पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। शिवन्या अपने सामने अपने आप को इस तरह से देखकर दंग ही रह गई थी। उसकी तो जैसे सांस भी अटक गई थी। व्योम के इशारा करने पर शिवन्या एक खूबसूरत लड़की में बदल गई। वो गजब की खूबसूरत थी। वो दिखने में ज्यादा पतली भी नहीं थी और ज्यादा बड़ी भी नहीं थी, पर उसके पास से भी व्योम की ही तरह एक तेज ऊर्जा महसूस हो रही थी, जो कि आम इंसानों से कई ज्यादा ही होती है। उसने दोनों को हाथ जोड़कर नमस्ते किया। व्योम ने कहा, शिवन्या, ये है जिया, नागालोक की सबसे बेहतरीन जासूस और योद्धा, और जिया, ये है शिवन्या, जिसकी तुम्हें अब जगह लेनी है। ये सुनकर जिया ने मुस्कुराकर शिवन्या को नमस्ते कहा।
शिवन्या अब भी आंखें फाड़कर बस जिया को ही देख रही थी। उसकी नजरें जिया पर से हट ही नहीं रही थी। जिया ने कुछ सोचकर आगे चलकर शिवन्या का हाथ छुआ। ये होते ही शिवन्या अपने होश में आई। जिया ने वचन देने के अंदाज में कहा, नागरानी शिवन्या, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। मैं आपके बाद आपके परिवार की पूरी रक्षा करूंगी। उन्हें किसी भी तरह से कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। आप मेरा विश्वास कीजिए। ये सुनकर शिवन्या ने जिया को गले लगा लिया। जिया, प्लीज तुम मेरे परिवार का अच्छे से ख्याल रखना। उन्हें कभी ये पता मत चलने देना कि मैं उनके साथ नहीं हूँ, शिवन्या ने अपनी रुआसी आवाज में कहा। जिया ने कहा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। व्योम ने कहा, शिवन्या, अब हमें चलना चाहिए। शिवन्या थोड़ा और वहां रुकना चाहती थी पर व्योम ने साफ ना कह दिया। व्योम फिर शिवन्या को अपनी शक्ति से समुंदर के पास ले आया। शिवन्या को तो ढंग से कुछ दिखाई भी नहीं दिया। उसे तो ऐसा लगा मानो वो किसी एक्सप्रेस ट्रेन की छत पर सफर कर रही हो। शिवन्या ने खुद को पहले अच्छे से संभाला। शिवन्या ने फिर अपने आसपास देखकर पूछा, व्योम, हम यहाँ क्यों आए हैं? क्या हम नागलोक पहुंच गए? व्योम ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, शिवन्या, हम समुंदर के बीच से होकर नागलोक जाएंगे, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। ये सुनकर शिवन्या के कान खड़े हो गए। वो चिल्लाकर कहने लगी, व्योम, क्या तुम मुझे पानी में डुबाकर मारना चाहते हो क्या? मुझे तो तैरना भी नहीं आता। नहीं, मैं ऐसे नहीं जा सकती, व्योम ने उसे मनाते हुए कहा। शिवन्या, इस रास्ते में हमें कोई भी खतरा नहीं होगा, बस इसीलिए मैंने ये रास्ता चुना है। तुम अपनी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, शिवन्या ने तिलमिलाकर कहा। जो भी हो, मैं नहीं जाऊंगी। व्योम को उसे ऐसे देखकर जोर से हंसने का मन कर रहा था। व्योम बिना कुछ समझने का मौका दिए शिवन्या के पास आया और उसकी तरफ झुककर शिवन्या की गर्दन पर काट लिया। शिवन्या को इससे कोई दर्द तो नहीं हुआ, पर एकदम से उसे नशा चढ़ने लगा, चक्कर आने लगे। शिवन्या ने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, पर खुद को संभाल नहीं पाई और बेहोश हो गई। इससे पहले कि वो जमीन पे गिरती, व्योम ने उसे थाम लिया। व्योम ने प्यार से शिवन्या से कहा, शिवन्या, मुझे पूरी उम्मीद है, नागलोक में जाने के बाद तुम्हें तुम्हारा पिछला जन्म जरूर याद आ जाएगा और हमारा प्यार भी। हमारी प्यार की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। अब से हम बिल्कुल पहले की तरह साथ में रहेंगे। तुम एक बार फिर से हमारे नागलोक नागरानी बनोगी। शेषा ने जो भी कुछ तुमसे छीना था, तुम्हें अब वो सब वापस मिलेगा। 100 साल, पूरे 100 साल से शेषा ने तुम्हारी जगह ले रखी थी, पर अब सब फिर से पहले जैसा हो जाएगा। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं इस वक्त कितना खुश हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।